हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे उस सब्जेक्ट का नाम है BGDG 172, जिसका टाइटल है जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन। आप लोगों को यहाँ दिख भी गया होगा, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। एक सेकंड में पेन को एक्टिव कर देता हूँ। ये देखिए BGDG 172 जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन। इसमें नीचे लिखा गया है गैस पेपर, सैंपल पेपर, नोट्स। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, वो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा या फिर आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को भी, ठीक है। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन भी इस वीडियो सेशन के अंतर्गत करेंगे। देखिए दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि ये जो वीडियो सेशन है ना, ये वन शॉट वीडियो सेशन होने वाला है। इसमें हम लोग कुल मिला के 2 या 3 सेशन में पूरे के पूरे बुक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। या तो 2 सेशन आएगा इस बुक का, इस सब्जेक्ट का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेशन आएंगे। आगे तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही कि कैसे कैसे क्या करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, साथ में डिस्कशन तो करवाऊंगा ही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी जो बातें हैं ना वो शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, वो अभी मैं शेयर कर लूँ, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सारी बातों को, एक सेकेंड। ये हो चुका इरेज। चलिए सीधे चलते हैं अभी ऊपर की ओर। ऊपर एक पेज लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये फलाना ढिमकाना ये सब लगा हुआ है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। मुद्दे की बात ये है दोस्तों, यहाँ पर 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। एक है इग्नू टिप्स असाइनमेंट, दूसरा है अंशु पब्लिशर्स, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए पहले जो है ना, इग्नू टिप्स असाइनमेंट के नाम से ये कंपनी या ये यूट्यूब चैनल जानी जाती थी, ठीक है। कंपनी नहीं बोल सकते हैं इसको, आप लोगों की फैमिली है, मेरे से मिस्टेक हो गई इस बात को बोलने में। इग्नू टिप्स असाइनमेंट के नाम से पहले ये जानी जाती थी, लेकिन अब इसका नाम बदल चुका है। अब ये अंशु पब्लिशर्स के नाम से जानी जाएगी आगे। आप लोग अगर आप कभी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इग्नू टिप्स असाइनमेंट के नाम से नहीं, आप लोगों को सर्च करना है अंशु पब्लिशर्स के नाम से। क्लियर है इतनी सारी बातें। अब आगे चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा एकदम क्लियर कर दूं सारी बातों को। दूसरा पेज हम लोगों के डिस्कशन का है। एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट है जिसमें मैंने बताया है कि अंशु पब्लिशर्स किन किन चीज़ों में डील करती है, आप लोगों को मदद कैसे पहुंचाती है अंशु पब्लिशर्स। तो सॉफ्ट असाइनमेंट में, हैंड रिटन असाइनमेंट हार्ड कॉपी में, हैंड रिटन असाइनमेंट PDF, फलाना डिमकाना सारी चीज़ें लिखी हुई है। इतना देखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। आप चाहे तो वेबसाइट पे विजिट करके अपने जो प्रोडक्ट है इग्नू के वो परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके, मेल करके अपने अपने रिक्वायर्ड इग्नू प्रोडक्ट्स को हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं @मोहनीश आर्यन, यहाँ नीचे इंस्टाग्राम ID दी हुई है। फिर @अंशु पब्लिशर के नाम से इंस्टाग्राम ID है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप बात कर सकते हैं, जो भी आपको समस्या है आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहाँ पा सकते हैं। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब सीधे चलते हैं डिस्कशन पे दोस्तों। इसके लिए मैं जरा इसको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये हो गया फुल स्क्रीन में कन्वर्ट। अब अगले पेज पर चलते हैं हम लोग। तो ये वाला पेज तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है दोस्तों। चलिए एक बार मैं पीछे कर देता हूँ, इस पे थोड़ी बात हम लोग कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा अपना सेटअप ठीक कर लूँ। देखिए यहाँ पर क्या है ना, जेंडर संवेदीकरण, संस्कृति, समाज और परिवर्तन, ये कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, ये कुछ शब्द लिखे गए हैं। तो ऐसा है ना कि देखिए ये जो आप है ना, 2 शब्द हैं, एक तो जेंडर और दूसरा है समाज, या ऐसा मान लीजिए लिंग, या यहाँ पे आप इसको सेक्स कर लीजिए। तो कुल मिला के ये 3 शब्द ऑलमोस्ट एक ही काम करते हैं और ये समाज जो है ये एक ही काम करता है। अगर आप इन चारों शब्दों को कुल मिला के समझ गए, 2 शब्द मैंने अभी ऊपर कहा था, जेंडर और समाज। जेंडर को लिंग भी बोल सकते हैं, सेक्स भी बोल सकते हैं सामान्य भाषा में। हिंदी इंग्लिश का अगर आप वर्ड मीनिंग देखते हैं तो जेंडर को लिंग या सेक्स इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा है ना कि अगर हम
कुल मिला के ये 2 शब्द बोले या फिर ये 4 शब्द बोले, अगर इन चारों शब्दों को हम लोग समझ गए तो हमारा काम हो जाएगा, हम लोग इस पूरे के पूरे बुक को समझ जाएंगे। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर क्या है, लिंग क्या है, सेक्स क्या है और समाज क्या है, समाजीकरण कैसे होता है जेंडर का। ये सारी बातें अगर हम समझेंगे तो मोटा मोटा हम पूरे के पूरे बुक को समझ जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन जो है हम लोग नहीं करने वाले हैं बुक का। हम लोग अपने बस काम की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। काम की चीज़ों का मतलब कि हम अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाने वाले हैं। मैं अभी एकदम जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दिखाऊंगा, उसमें हम लोग बातें करेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को, इस बुक को क्लोज करेंगे। क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि वन शॉट वीडियो के अंदर बहुत सारी लंबी चीज़ें जो है उसको एडजस्ट किया जा सके। तो सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। चलते हैं दूसरे पेज पर। ठीक है, हमारे सामने अब पहला वाला जो क्वेश्चन है वो ओपन हो चुका है। देखिए पहला प्रश्न है कि लिंग या जेंडर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग लिंग जेंडर को समझ जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। फिर है जेंडर के मानवीय संप्रत्यय पर प्रकाश डालिए। लिंग और जेंडर क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है कि जेंडर लैंगिकता एवं विकास की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। जेंडर और एवं लिंग के बीच क्या अंतर है। इसी तरह से मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के है ना, ये प्रश्न यहाँ पर केवल इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि लिंग क्या है, दूसरा जेंडर क्या है, ठीक है, और तीसरा लैंगिकता क्या है। लैंगिकता क्या है, थोड़ा बहुत शब्द में लिखने में मिस्टेक हो सकता है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, लिंग, जेंडर, लैंगिकता। देखिए लैंगिकता को इंग्लिश में सेक्सुअलिटी कहते हैं, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं कभी कभी, और लिंग को कभी कभी सेक्स कहते हैं, कभी कभी नहीं हमेशा ही कहते हैं। देखिए कुल मिला के देखा जाए तो लिंग, जेंडर और सेक्स, ये तीनों शब्द आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, या कह ले कि सिनोनिम्स हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि सेक्स की हिंदी बताइए तो आप कहते हैं लिंग, या फिर कभी कभी जेंडर बोल देते हैं। देखिए ये हिंदी और इंग्लिश में ये शब्द आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन हमारे जीवन में इन शब्दों के अलग अलग मायने हैं। अब ये मायने क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक मैं पेज ले लेता हूँ, एक ब्लैक पेज ले लेता हूँ। एक सेकेंड, ये क्या है भाई, ट्राई फॉर फ्री, एक बार एंटर करके देखता हूँ क्या होता है। ब्लैक बोर्ड ये ओपन नहीं हो रहा भाई, ये अभी शायद मेरे समझ के बाहर है। एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ व्हाइट बोर्ड भी ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, अगली बार इसको मैं ठीक कर लूंगा, अभी फिलहाल इसी पर समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग अभी लिंग को समझने वाले थे। देखिए लिंग जो है इसका वास्तविक अर्थ कुछ और ही है हमारे समाज में, या कह लें कि इसका वास्तविक अर्थ कुछ और ही होना चाहिए। देखिए लिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा है ना कि प्रकृति ने 2 तरह के इंसान बनाए हैं, या फिर कह लीजिए कि 2 तरह के जानवर बनाए हैं। मतलब प्रकृति ने कुल मिला के 2 तरह के वस्तुओं की रचना की है, या यूं कह लीजिए प्रकृति ने 2 मूल चीजें बनाई हैं। अब वो जो 2 मूल चीजें हैं उसमें से एक है स्त्री और दूसरा है पुरुष। ठीक है, तो लिंग कहने का मेरा मतलब हुआ कि कोई भी जीवधारी या जीवधारी जो भी आप कह लें, वो या तो नर है या फिर मादा है। नर का मतलब हो गया पुरुष है और मादा का मतलब हो गया स्त्री है। ठीक है, तो लिंग का मतलब आप समझ गए। वास्तविक लिंग का अर्थ क्या है। अब हम लोग बात करते हैं जेंडर की। जेंडर के बारे में हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि नर या मादा तो हमने कह दिया, पुरुष या स्त्री तो हमने कह दिया, लेकिन अब देखिए पुरुष या स्त्री को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अलग कैसे करते हैं। तो प्रकृति ने, ईश्वर ने जो संरचना स्त्री या पुरुष को दी है उसके आधार पर हम उसे अलग अलग कर लेते हैं। मतलब हम उनके लिंग के आधार पर उसको अलग कर लेते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। जबकि अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में ऐसा क्या है कि जब हम लिंग में समाज को जोड़ देते हैं तो वो जेंडर कहलाता है। मतलब स्त्री और पुरुष को अगर हम समाजीकृत कर देते हैं तो वो जेंडर कहलाता है। जैसे मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि लिंग के आधार पर कोई स्त्री बन गई। अब हमारे समाज में ये एक ढांचा चलता आ रहा है कि स्त्रियां घर के काम करेंगी। ठीक है,
अब स्त्री को घर के काम से जो जोड़ दिया गया, स्त्री को घर के काम से जो जोड़ दिया गया, या फिर पुरुष की बात करते हैं, हमेशा हम अपने समाज के अंदर देखते हुए आते हैं या देख रहे हैं कि पुरुष क्या करते हैं, हमेशा घर के बाहर जाकर के काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर जाते हैं, कमा कर लाते हैं और फिर बच्चों का रहन सहन करते हैं, अपनी पत्नी का बच्चों का देखभाल करते हैं, बच्चों के देखभाल को वो कंप्लीट करते हैं और फिर अपनी पत्नी की भी देखभाल करते हैं पुरुष। तो पुरुष क्या करते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं ना भाई, बाहर जाकर। तो देखिए ये क्या है, ये जो नियम है कि स्त्रियां घर से बाहर जाकर काम नहीं करेगी, घर के अंदर काम करेगी, पुरुष घर के बाहर जाकर के काम करेंगे, बच्चों का भरण पोषण करेंगे, पत्नी का भरण पोषण करेंगे, माँ बाप का भरण पोषण करेंगे। तो ये जो नियम बनाए गए हैं ये किसने बनाए हैं, ये समाज ने बनाए हैं। तो यहाँ पर बस कहने की ये कोशिश की जा रही है कि लिंग का मतलब जैविक आधार होता है, जो कि प्रकृति ने या फिर भगवान ने मनुष्य में दिए हैं, या तो स्त्री या तो पुरुष। जबकि अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो प्रकृति या फिर लिंग में अगर हम समाज को जोड़ दे, समाज के नियम तौर तरीकों को जोड़ दे, तो वह जेंडर होगा। नहीं समझा आप लोगों ने? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए लिंग का मतलब हो गया प्रॉपर या तो पुरुष या स्त्री, या तो कोई पुरुष होगा या कोई स्त्री होगी, या कोई नर होगा या कोई मादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी पुरुष और स्त्री के काम को हम डिवाइड कर देते हैं समाज के आधार पर, समाज ने जो हमें सिखाया है उसके आधार पर पुरुष और स्त्री के काम को अगर हम डिसाइड कर देते हैं, उनके रहन सहन को डिसाइड कर देते हैं, उनके बाहर जाने आने को डिसाइड कर देते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, जेंडर कहेंगे। तो लिंग समझ गए और जेंडर समझ गए, मोटा मोटा आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से हम ये समझ लेते हैं कि सेक्स, ये लिंग जो है इसको प्रॉपर इंग्लिश में सेक्स कहते हैं। तो लिंग और सेक्स एक ही हुए, जबकि जेंडर में क्या हुआ, लिंग प्लस समाज, लिंग प्लस समाज, तो ये हो गया जेंडर। तो हम इस तरह देखते हैं कि सेक्स शब्द का प्रयोग महिलाओं और पुरुषों में जैविक भिन्नता को दर्शाने के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्दों का प्रयोग पुरुष और महिलाओं के सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेद को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं समझा आप लोगों ने? मैं अभी तुरंत पहले समझा चुका हूं कि अगर प्रकृति ने या तो पुरुष बनाया है या फिर स्त्री बनाया है, तो वो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, कैसे हम लोग अलग कर रहे हैं दोनों को, तो बस और बस उनके जैविक आधार पर, तो वो लिंग हो गया या फिर वो सेक्स हो गया। जबकि पुरुष और महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक भेद को अगर हम दर्शाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो जेंडर होगा। मेरे ख्याल से अब आप लोगों के दिमाग में ये पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब आगे पेज पर चलते हैं, देखते हैं अगले पेज में क्या लिखा हुआ है। इसको मैं डिलीट कर दूं जरा, मतलब इरेज कर दूं। आगे पेज पर क्या है, अगले पेज पर चलूं भाई, एक सेकेंड मैं पेन ओपन कर लेता हूं। देखिए ऐसा है कि अगर हम चाहें लिंग के आधार पर, जैसे पुरुष बनाया गया, स्त्री बनाया गया, ये एक जैविक भेद है, भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि समाज के जो कुछ नियम है उनको हम चाह करके भी नहीं बदल सकते हैं। जैसे सेक्स के आधार पर, मतलब लिंग के आधार पर ये बताया गया है कि महिलाएं जो हैं कभी सेना में कार्य नहीं कर सकती है, और इसे हम बदल भी नहीं सकते हैं। जैसे या फिर ये कहा जाता है कि रात्रि में महिलाएं अकेले नहीं घूम सकती हैं, या फिर महिलाओं को रात्रि में अकेले नहीं घूमना चाहिए, या फिर हमारे माइंड में ये कंफ्यूजन डाला गया है, या फिर समाज ने डाल दिया, या जैसे भी आया कि स्त्रियां कमजोर होती हैं और वो भावुक भी होती हैं, उनको सत्ता ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से लैंगिक भेद को प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं, या फिर ये सब जेंडर दिखाने वाले तत्व हैं। अब देखिए एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है कि भारतीय संदर्भ में अगर हम स्त्री को इंगित करने की कोशिश करते हैं, स्त्री को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, या फिर स्त्री को एक लिंग के आधार पर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए भारत में जो है ना स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है, तो सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो ये महिलाएं होती है ना, इनकी उपयोगिता पुरुष को खुश करने तक ही सीमित होती है। और इसी संदर्भ में महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, स्त्री न केवल घर का अलंकार, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं। स्त्री न केवल घर का अलंकार मात्र बनकर जीवित रहना चाहती है, वरन देवता की मूर्ति बनकर प्राण प्रतिष्ठा चाहती है। तो हमारे समाज में ऐसा ऐसा ही मतलब आरोपित कर दिया गया है कि, एक सेकंड फोन गिर गया भाई मेरा, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। फोन को मैं साइड कर दूं फिर मैं आप लोगों से बातें करता हूं। रात को कॉल आ गया था, आप ही लोगों में से किसी ने किया होगा, किसी छात्र ने किया होगा। अब समझना चाहिए कि रात को 11:30 बजे
क्यों ही कॉल करना, 11:30-12 बज रहे हैं, 12 बज रहा है आई थिंक, फिर भी कॉल आ गया, सॉरी। खैर मुद्दे पर बात करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारे समाज में ऐसे महिलाओं को इस तरह से आरोपित कर दिया गया है कि वो एक तो या तो वो पुरुष की खुशी के लिए ही बनी है, या फिर महादेवी वर्मा के शब्दों में कहे तो वो घर की अलंकार मात्र होती है, मतलब घर की साज सज्जा होती है, या फिर देवताओं की मूर्ति बनकर वो अपनी प्राण प्रतिष्ठा चाहती है। मतलब हमारे समाज में ऐसा ही नियम चल गया है, इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो ये क्या है, जेंडर को दिखा रहा है कि स्त्री क्या, स्त्री तो एक तो लिंग हो गया, ठीक है, लेकिन उसको एक तरह से घर के अलंकार के रूप में दिखाया गया, फिर देवी की मूर्ति, देवता की मूर्ति के रूप में दिखाया गया। तो ये सब क्या है, जेंडर को दिखाता है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखिए समाज में स्त्रियों के साथ होने वाले जो भेदभाव हैं, इसके पीछे का मूल कारण जो है समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है, जिसके तहत बचपन से ही बालक बालिका का अलग अलग ढंग से पालन पोषण किया जाता है, और सामान्यतः यह सभी जगह देखा जाता है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता है, या फिर कहीं कहीं पर पुरुषों के साथ जो भेदभाव होता है, उस पूरे के पूरे भेदभाव प्रक्रम के पीछे समाजीकरण की प्रक्रिया कार्य करती है। देखिए मैं तभी से समाज की बातें कर रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ बाल कलाकार, कुछ बाल मित्र ऐसे भी होंगे जिनको समाज के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं होगी, या फिर थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं समाज को ही पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए समाज का मतलब होता है कि वैसा आवरण जिसके इर्द गिर्द हम रहते हैं और जहाँ से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे हम एक क्या करते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार में रहना सीखा हमने कैसे, तो इसका मतलब है, या इसका सीधा सीधा उत्तर होगा कि हमने समाज से इस तरीके के परिवार में रहना सीखा है। समाज में हम क्या देखते हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए, हम कैसे सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं। हमें या फिर पुरुष को बाहर जाकर काम करना चाहिए, ये कैसे सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं। तो समाज क्या हुआ, जहां जिस भी आवरण के, जिस भी पर्यावरण में, जिन भी समूहों के इर्द गिर्द हम रहते हैं, वही समाज हुआ। अब समाजीकरण क्या है, देखिए समाज में क्या होता है ना कि हमेशा कुछ ना कुछ नियम बनते रहते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि समाजीकरण क्या है, समाज में नए नियम को बनने की जो प्रक्रिया है, नए नियम के बनने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहेंगे, समाजीकरण कहेंगे। जैसे समाज में क्या होता है कि रोज नए नए नियम बनते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले अभी अभी रिसेंट में शादी विवाह का बहुत ट्रेंड है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आजकल मेहंदी, हल्दी, अलग अलग जो सेरेमनी हेल्ड की जाती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, किसी भी पार्टी फंक्शन की, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज से 10 वर्ष पूर्व ये जो हल्दी, ये जो मेहंदी सेरेमनी होती थी, वो इतने भव्य तरीके से नहीं होती थी। पहले केवल और केवल शादी विवाह के दरमियान क्या होता था कि केवल और केवल शादी करने वाली स्त्री को, शादी करने वाली लड़की को पीले कपड़े में ढका जाता था, पीला कपड़ा पहनाया जाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि हर स्त्री, हर लड़का, हर लड़की हल्दी वाले दिन पीला कपड़ा पहने हुए नजर आते हैं। तो ये क्या है, पहले का नियम कुछ और था कि केवल और केवल शादी करने वाली लड़की को ही पीला वस्त्र पहनना है, लेकिन अभी का नियम बदल गया। तो ये नियम बदला कैसे, समाज के लोगों ने बदला। ये क्या हुआ, ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि समाज क्या है, समाजीकरण क्या है, लिंग क्या है, जेंडर क्या है, एकदम क्लियर। अब मुद्दे पर आते हैं कि अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारा डिफरेंशिएशन करके दिखा दिया कि लिंग का या फिर सेक्स का मतलब क्या हुआ, कि प्रकृति या भगवान ने जो मनुष्य को बनाया है, जो डिफरेंशिएशन या जो भिन्नताएं प्राकृतिक रूप से दी है, वो लिंग या सेक्स है। फिर जेंडर में क्या होता है कि सेक्स प्लस समाज को जोड़ देते हैं तो हमारा जेंडर बनता है। सेक्स मतलब लिंग, लिंग में क्या होता है कि पुरुष और स्त्री के कार्यों को अगर समाज ढाल देता है तो वो जेंडर कहलाता है। अब मैं आपको एक प्रॉपर डिफरेंस करके बताऊंगा सेक्स और जेंडर के बीच में। देखिए सेक्स जो है वो जैविकीय है या शारीरिक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जैविकीय है या फिर शारीरिक है। इसे औरत और मर्द के जननांगों से स्पष्ट हो जाता है। मतलब औरत और मर्द के जो जननांग है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन औरत है, कौन मर्द है, कौन नर है, कौन मादा है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऐसा चैप्टर है कि मतलब इससे कुछ लोग ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे, कुछ महिलाएं, पुरुष, लड़के लड़कियां सभी सुन रहे होंगे। देखिए यहाँ पर मेरा पर्पस बस एजुकेशन है, मतलब थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कि कोई भी अन्यथा ना ले। तो यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है स्त्रियां गर्भ धारण करती है और बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये क्या है, सेक्स है, ठीक है।
मेरे ख्याल से ये लाइन क्लियर। जबकि जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया है, इसमें क्या होता है कि या तो पुरुष या तो महिला, उनको समाज के व्यवहारों से अवगत कराया जाता है, उनको ये बताया जाता है कि समाज में उनकी क्या भूमिका है, पुरुष की क्या भूमिका है, स्त्री की क्या भूमिका है समाज में। आई होप ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि सेक्स जो है ना वो प्रकृति की देन है, मतलब ये जो सेक्स है ये प्रकृति ने हमें दिया है, भगवान ने दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मनुष्य जो है उसे अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। हालांकि अब आजकल अलग अलग तरह के ऑपरेशन, अलग अलग तरह की सर्जरियां आ गई है, जिसके माध्यम से थोड़े बहुत सेक्स चेंजेज हो जाते हैं, या फिर कभी कभी कंप्लीट सेक्स चेंजेज भी हो जाता है, लेकिन ये मूलतया जो है ये प्रकृति की देन है, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जबकि अगर हम बात करते हैं जेंडर की, तो यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है जिसे समाज बनाता है। जैसे समाज ने ही तो हमें बताया है ना कि स्त्री को घर का काम करना चाहिए, स्त्रियों को सेना में भर्ती नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई डेटा या कोई ऐसा कोई नियम तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। पुरुषों को हमेशा बाहर काम करना चाहिए, पुरुष एकदम कठोर होते हैं, पुरुष को बाहर जाकर पढ़ाई करनी होती है, पुरुष ही पढ़ने के लिए बने हुए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। लेकिन ये समाज ने हम पर आरोपित कर दिया है, पुरुष और स्त्रियों पर आरोपित कर दिया, पुरुष और महिलाओं के कार्य को या नर या मादा के कार्य को अलग अलग कर दिया। तो ये क्या है, यही जेंडर है, यही प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसे समाज बनाता है। सेक्स अस्थायी है, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह प्रकृति की देन है, इसे बदलना नहीं चाहिए। आजकल होता है लेकिन ये अस्थायी है, ठीक है। जबकि जेंडर परिवर्तनशील है, जैसे कि मैंने अभी तुरंत आपको शादी का एक एग्जाम्पल देकर बताया था कि कैसे पहले केवल और केवल शादी करने वाली लड़की को ही पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, लेकिन अब क्या होता है कि हल्दी वाले दिन, जैसा कि मैंने देखा अभी के रिसेंट 2-3 साल के ट्रेंड में, कि अभी हल्दी वाले दिन हर लड़की हर लड़का पीला कपड़ा पहने हुए नजर आता है। या फिर मेहंदी का जो ये कार्यक्रम होता है, ये कुछ समय पहले नहीं हुआ करता था, मूवी में दिखाया जाता था, बस फिल्मों में ये सारी चीजें दिखाई जाती थी, लेकिन अब वास्तव में आ गया है। तो जेंडर परिवर्तनशील है। आई बात समझ में या नहीं आई? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगले पेज पर क्या है भाई। अगले पेज पर 2 डिफरेंशिएशन और दिए गए हैं। देखिए, हर जगह वह समय शारीरिक रूप से स्त्री व पुरुष के वही अंग होते हैं। देखिए भाई, बात यह है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, स्त्री और पुरुष को जो दिया है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, ये हमेशा एक समान रहता है, शारीरिक रूप से वो वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। जबकि जेंडर की बात करते हैं तो समय के साथ, संस्कृति के साथ, परिवार और जाति के साथ बदल सकता है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारा पितृ प्रधान समाज है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पितृसत्ता के बारे में, ठीक है, और पुरुषत्व के बारे में पढ़ेंगे। वो सारी चीजें नीचे दी गई हैं, नीचे के स्लाइड्स में लोग वहाँ बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा अभी एकदम छोटा सा पॉइंट हमें जानना है कि भारतीय समाज क्या है, पितृसत्ता से प्रभावित समाज है, ठीक है। यहाँ पर पेट्रियार्की है। लेकिन अगर हम अमेरिका चले जाएं या फिर किसी अन्य देश चले जाएं, वहां पर क्या है, ना ही पितृसत्ता है ना ही मातृसत्ता है, वहां सभी इंडिपेंडेंट है। महिलाएं भी कोई काम कर सकती हैं, महिलाएं भी रात को घूम सकती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि महिलाएं रात को कहीं नहीं घूमेंगी, अकेले नहीं घूमेंगी, या फिर महिलाएं सिर्फ केवल और केवल घर का खाना बनाएंगी। तो अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ सभी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि वहां पर भी तो वो महिला ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो महिला नहीं है, वो भी तो वही है। लेकिन क्या हमारे भारत में आरोपित कर दिया गया है कि घर के अंदर करना है, घर के अंदर के काम करने हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो ये क्या हुआ कि समय के साथ, संस्कृति के साथ, परिवार और जाति के साथ बदल गया। सेक्स को बदला नहीं जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्स को नहीं बदल सकते हैं, पुरुष को स्त्री या स्त्री को पुरुष नहीं बना सकते हैं, ये प्रकृति की देन है। आजकल कुछ अन्य माध्यमों से ऐसा किया जा रहा है, हालांकि वो मतलब मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, लेकिन अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है तो ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो हमें मिला है उसको तुरंत नहीं बदला जा सकता, जबकि जेंडर को बदला जा सकता है। क्योंकि देखिए, महिलाओं के जो काम है उसको बदला जा सकता है भाई। क्यों महिलाएं सिर्फ घर का खाना ही क्यों बनाएंगी, वो बाहर जाके भी कुछ भी कर सकती है, होटल्स में खाना बना सकती हैं, अपना जीवन यापन खुद कर सकती हैं, रात को घूम सकती हैं, पार्टी में जा सकती हैं, पब में जा सकती हैं। तो जेंडर को बदला जा सकता है भाई, मतलब महिला और पुरुषों के जो काम है, जो काम समाज में आरोपित किए, उसको बदला जा सकता है। बात खत्म, क्लियर। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और वो है लैंगिकता, सेक्सुअलिटी। देखिए, लिंग क्लियर हो गया, अभी तुरंत हम लोगों ने लिंग, इसी को इंग्लिश में सेक्स कहते हैं, इसको डिस्कस कर लिया। जेंडर, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा जो पॉइंट है लैंगिकता, सेक्सुअलिटी क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आई होप
अभी ऊपर मैंने जो भी आप लोगों को बताया वो सब क्लियर हो गया होगा। देखिए ऐसा है, लैंगिकता का मतलब होता है जैविक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं से जुड़ा हुआ होना। देखिए यहाँ पर ये जो लंबे लंबे पॉइंट्स लिखे गए हैं, इन लंबे लंबे पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं बनता, मैं सीधे ही आप लोगों को बताता हूँ। लैंगिकता का सीधा सीधा मतलब होता है पुरुष और स्त्री का एक होना संभोग के माध्यम से, ताकि परिवार को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। और फिर अन्य भी चीजें हैं, समान यौन इच्छाएं हैं, हर किसी को इच्छा होती है कि वो कुछ अच्छा करे, ठीक है, संभोग करे, अपने जीवन को संतुष्ट करे। तो यही लैंगिकता है, सीधी सीधी बात यही है भाई, और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो लैंगिकता है ना, इसके मुख्यतः दो आयाम है। स्त्री और पुरुष के लैंगिकता का क्या मतलब हुआ, मैंने वो भी तुरंत बताया ना कि पुरुष और स्त्री का एक हो जाना। तो स्त्री पुरुष संबंधों के मुख्यतः दो आयाम है, या फिर कह लेंगे लैंगिकता के दो आयाम है। पहला है दूसरे की लैंगिकता की पहचान को समझना, अर्थात स्त्री व पुरुष होना, मतलब कौन स्त्री है और दूसरा कौन पुरुष है, ये बातों को समझना, ठीक है। पहला आयाम है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है, ये चीज समझना। दूसरा आयाम है कि दोनों लिंग को पहचान कर, लैंगिक संबंधों को पहचान कर विपरीत लिंगियों को सम्मिलित करना, जैसे स्त्री का पुरुष से विवाह हो जाना, दोनों लिंगों का एक होना, ताकि इससे क्या हो कि प्रजनन हो, जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है वो आगे बढ़े, ठीक है। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं या नहीं। यहाँ पर लिखा गया भी है कि देखिए केवल प्रजनन ही मुख्य कार्य नहीं है, इसके अलावा और भी कार्य है। जैसे पुरुष व स्त्री केवल प्रजनन हेतु ही साथ नहीं आते, बल्कि संबंधों के मूल्यों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए, दोनों एक दूसरे का विकास करने हेतु एक दूसरे पर अंतरावलंबित होते हैं। जैसे केवल और केवल सेक्स करना, रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना ही लैंगिकता का कार्य नहीं है, बल्कि संबंधों के मूल्यों को पहचानना भी कार्य है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसा है कि जब एक पुरुष एक स्त्री एक हुए, एक होने से प्रजनन हुआ, बच्चे पैदा हुए, ठीक है। अब बच्चे को समाज में कैसे रहना है ये कौन समझाएगा, ये उसके माता पिता समझाएंगे, वो पुरुष और स्त्री समझाएंगे। फिर उसके बाद बच्चा बड़ा होगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, माता पिता उसको शिक्षा देंगे, फिर समाज की अन्य अन्य बातें सिखाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है, दो लिंगों का एक होना लैंगिकता कहलाया। दो लिंग आपस में एक हुए, फिर उसके बाद उन्होंने प्रजनन किया और फिर नए नए संबंधों की नींव रखने की कोशिश की। पहले तो पति पत्नी बने, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चों के माध्यम से बच्चों को सिखाया गया, पढ़ाया गया, समाज की शिक्षा दी गई, इनडायरेक्टली जेंडर की शिक्षा दी गई, मतलब जेंडर बताया गया, भैया ये तुम पुरुष हो, या बेटा हुआ तो बेटा तुम लड़का हो, तुमको बाहर जाके रहना है, तुमको बाहर के काम करने हैं, तुम कठोर हो, फलाना ढिमकाना, ये वो सारी बातें मतलब बताई जाती है। तो लैंगिकता यही है। लैंगिकता क्या है, मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि लैंगिकता एक तरह की जिम्मेदारी है जिसके माध्यम से पुरुष स्त्री एक होते हैं, फिर अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। पीढ़ी को आगे बढ़ाने के साथ साथ समाज में जेंडर को भी प्रभावित करते हैं, जेंडर को एक नया आयाम देने की कोशिश करते हैं। क्लियर, सभी बातें समझ में आ गई या नहीं आई? मेरे ख्याल से पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भैया आगे क्या है। यहाँ पर एक छोटा सा अंतर भी दिया गया है, जेंडर समाज में जो जेंडर है और लैंगिकता सेक्सुअलिटी में एक छोटा सा अंतर है। देखिए जेंडर से तात्पर्य किसी के स्त्री या पुरुष होने से जो समाज में है, ठीक है। या फिर यहाँ जेंडर को हटा करके आप यहाँ लिंग भी लिख सकते हैं। लिंग और लैंगिकता में अंतर, यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर है, यहाँ हो गया लिंग और लैंगिकता में अंतर। तो लिंग से तात्पर्य है किसी के पुरुष या स्त्री होने से, कौन पुरुष है कौन स्त्री है, ये लिंग हो गया। या जेंडर भी चलेगा, यहाँ पर जेंडर भी सही है, क्योंकि लैंगिकता के ही दो आयाम होते हैं, कौन पुरुष है कौन महिला है, इसकी पहचान। और जेंडर भी मतलब दोनों चलेगा, तीनों ही चलेंगे, सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। तो कौन पुरुष है कौन स्त्री है, समाज के आधार पर ये लिंग है या फिर जेंडर है। अगर लैंगिकता की बात करें तो स्त्रियों की प्रजनन क्षमता से, कि स्त्रियां ही बच्चे को जन्म देगी, ऐसा थोड़ी है कि पुरुष बच्चे को जन्म दे देगा, ऐसा तो नहीं है ना भैया। तो यही लैंगिकता है, पुरुष स्त्री का मिलना, पीढ़ी को आगे बढ़ाना। आई होप आप लोग इतनी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न हम लोगों के सामने खड़ा है, हम लोगों के सामने प्रस्तुत है। प्रश्न है पुरुष और स्त्रीत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए, या पुरुष और स्त्रीत्व क्या है, पुरुषत्व और नारीत्व से क्या अभिप्राय
है। तो देखिए भैया, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पुरुष और स्त्रीत्व ये हुआ कैसे, ये आया कैसे। बच्चे जब जन्म लेते हैं ना तो वो बालक अथवा बालिका होते हैं, और यही बालक और बालिका भविष्य में जाकर पुरुष और स्त्री बनते हैं। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब यही बालक बालिका भविष्य में स्त्री बनते हैं, उससे पहले वो कई अवस्थाओं को पार करते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है। जन्म के पश्चात क्या होता है कि इनमें लिंग के आधार पर बता दिया जाता है कि ये बालक है, ये बालिका है। फिर बाद में धीरे धीरे जब बालक बालिका बड़े होते हैं, 10 से 11 साल से आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर उनके रहन सहन में देखिए, जब बच्चा होता है ना, कोई लड़का लड़की साथ में खेलते हैं, कोई घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब 10 से 11 वर्ष के बाद लड़का लड़की एक ही साथ रहते हैं, जैसे 10 से 11 वर्ष से पूर्व लड़का लड़की साथ में रहते हैं, ठीक है। लेकिन 10 से 11 वर्ष के बाद लड़का लड़की अपने आप ऑटोमेटिकली स्वतः ही अपने अपने रहन सहन में, अपने अपने पसंद नापसंद में चेंज देखने लगते हैं। जो लड़का लड़की साथ में 10 वर्ष खेल रहे थे वो धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। क्यों अलग होने लगते हैं? क्योंकि उनके अंदर पुरुषत्व और स्त्रीत्व का विकास होने लगता है। वो पुरुष और स्त्री बनने लगते हैं बालक बालिका से। उनके रहन सहन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि लड़की होती है ना, 10 साल तक वो बाहर खूब खेलेगी, लेकिन 10 से 11 साल के बाद धीरे धीरे घर में रहना स्वतः पसंद करने लगती है, क्योंकि समाज ने उस पर आरोपित कर दिया है उसको, या फिर उसको खुद ही अच्छा लगने लगता है भैया हम घर में ही रहना पसंद करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यही सेम बात अब स्त्री के बाद पुरुष पर अप्लाई करते हैं। पुरुष का क्या होता है कि भैया 10 साल तक तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, घर में भी रहते हैं, बाहर में भी रहते हैं, लेकिन जब वो 10, 12, 13 साल के से थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बाहर रहना ही पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, फिर उसके बाद वो इंटरटेनमेंट करना, इधर घूमना उधर घूमना, ये करना वो करना। तो ये क्या है भैया? ये पुरुषत्व और स्त्रीत्व का विकास है। मेरे ख्याल से अब आप लोग पुरुषत्व और स्त्रीत्व को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। थोड़ा बहुत क्या, पूरी की पूरी तरीके से समझ गए होंगे। पुरुषत्व का सीधा सीधा मतलब है बालक से जब कोई पुरुष बन जाता है, जब कोई बड़ा हो जाता है, उस पूरे के पूरे स्टेज के दरमियान, बालक से पुरुष बनने के दरमियान एक लड़के में जो भी परिवर्तन आते हैं वह पुरुषत्व कहलाता है। जैसे कि 10 वर्ष के बाद वो घर के बाहर रहना पसंद करता है, 14-15 वर्ष के बाद उसे समझ में आने लगता है कि भाई पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। फिर 18-19 वर्ष के बाद वो बाहर जाकर रहने लगता है पढ़ने के मसले से, फिर नौकरी लेता है, फिर उसको समझ में आ जाता है कि उसको घर को चलाना है, पत्नी को चलाना है। तो ये सब क्या है? पुरुषत्व है। ये पुरुषत्व को बताता है। अब स्त्रीत्व की बात करते हैं। जब लड़कियां छोटी होती है वो इधर उधर घूमती फिरती हैं, 10-11 वर्ष के बाद वो घर में रहना पसंद करती है, 14 वर्ष के बाद उसको समाज की ओर से जेंडर के माध्यम से बंदिशें लगा दी जाती है कि भैया तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, तुमको घर में ही रहना है, तुमको घर के ही काम करने हैं, शादी विवाह करके तुमको अपने पति को खुश रखना है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस स्त्रीत्व है। ठीक है। या पुरुषत्व है, नारीत्व है। मेरे ख्याल से आप लोग ये पूरा का पूरा समझ गए होंगे। ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुरुषत्व और नारीत्व जो है एक स्थिति है या विकास की एक अवस्था है, जिसमें कि क्या होता है कि लिंग आधारित सोच को विकसित किया जाता है। लिंग आधारित सोच को विकसित किया जाता है, इसका मतलब आप लोगों ने समझा। लिंग के आधारित पर सोच को विकसित किया जाता है। जैसे पुरुष बाहर रहेगा, पुरुष घर के सारे काम करेगा, मतलब घर के सारे काम करने का मतलब कि बाहर से सारे काम करके ला के देगा। पुरुष पैसा कमाएगा, पुरुष स्त्री की रक्षा करेगा, पुरुष अपने पत्नी की रक्षा करेगा, पुरुष अपने बच्चे की देखभाल करेगा। स्त्रियों की बात करते हैं तो उसका लिंग आधारित सोच इस तरह से विकसित होता है कि स्त्री घर के अंदर रहेगी, घर के सारे काम करेगी, सारे काम करने के बदले कोई भी पैसा नहीं लेगी अपने पति से, अपने पति पर निर्भर रहेगी। तो ये क्या है भैया? ये बस एक स्थिति है या विकास की एक अवस्था है। मेरे ख्याल से अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलिए इसको इरेज करते हैं, देखते हैं आगे क्या है भैया। पुरुषत्व और नारीत्व के गुण और आवश्यकता की हम लोग बात करते हैं। देखिए आवश्यकता क्यों है भाई, या फिर गुण क्या है? तो सबसे पहले हम लोग गुण की बात करते हैं कि पुरुषत्व के गुण क्या है। देखिए पुरुषत्व के गुण की अगर बात करें तो देखिए एक समय के बाद क्या होता है, पुरुष के अंदर जो है ना एक गंभीरता आ जाती है। एक निश्चित समय के बाद पुरुष के अंदर एक छोटी छोटी गंभीरता जो है विकसित होने लगती है और धीरे धीरे वो पूरा का पूरा गंभीर हो जाता है। फिर श्रेष्ठता का भाव आ जाता है, पुरुष को लगने लगता है भैया जो है हम ही हैं,
एको हम द्वितीयो नास्ति। ऐसा होता है हमारे समाज में, ऐसा होता है कि इसी श्रेष्ठता की वजह से पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं पर हाथ उठाते हैं। शादी किसी पुरुष की शादी किसी एक महिला से हो जाती है, बाद में क्या होता है कि पुरुष शराब पी के आता है, श्रेष्ठता की वजह से अपनी महिला को मारता है, अपनी पत्नी को मारता है, तो पुरुष के अंदर श्रेष्ठता का भाव आ जाता है। पारिवारिक दायित्वों का बोध जो है वो पुरुष को होने लगता है। पुरुषत्व में पुरुष को ये एहसास हो जाता है कि भैया हमारे ऊपर परिवार का दायित्व है, हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, हमें अपने बच्चे का भरण पोषण करना है, हमें अपने पत्नी का भरण पोषण करना है, हमें अपने माता पिता का भरण पोषण करना है। शारीरिक परिवर्तन, बच्चा छोटा होता है 10-11 वर्ष का, तो वो एकदम नॉर्मल रहता है। 10-11 वर्ष के बाद उसके शरीर में परिवर्तन आने लगता है। उसके ये क्या कहते हैं, चेस्ट के ऊपर बाल आने लगते हैं, आर्मपिट्स में बाल आ जाते हैं, फिर उसके बाद चेहरे पर दाढ़ी आ जाती है, शारीरिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, आवाज़ में गंभीरता आ जाती है, मतलब आवाज़ पूरा चेंज हो जाता है। बच्चे की आवाज़ कितनी क्यूट, कितनी श्रील होती है, कितनी पतली होती है, फिर वही बच्चा बड़ा हो जाता है, भैया उसका आवाज़ तो बिल्कुल कौवे के जैसा हो जाता है। ये जोकिंग पर्पज से था, मजाक कर रहा था मैं खुद लड़का हूँ, मेरे को भी पता है। तो मतलब लड़के का जो साउंड होता है उतना श्रिलर नहीं होता है, मतलब वो थोड़ा वो अडाम्स एप्पल होने की वजह से, बायोलॉजी में एक टर्म है अडाम्स एप्पल करके, ठीक है, आप लोग शायद पढ़े होंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक बॉक्स डेवलप होता रहता है, फट जाता है, मतलब वो थोड़ा वो खुला खुला सा रह जाता है, मुझे उतना पता भी नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि आवाज़ जो है पुरुषों का उतना अच्छा होता नहीं है, तो आवाज़ में गंभीरता आ जाती है, ठीक है। फिर पुरुषों में अलग अलग तरीके की रुचि का विकास हो जाता है। फिर पुरुष कठोर हो जाते हैं परिस्थितियों के अनुसार, मानसिक दृढ़ता हो जाती है, बहुत कठोर हो जाते हैं, उनको 2 बात बोल भी तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर पुरुष निर्णय लेने की शक्ति को विकास कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, पुरुषत्व के लक्षण है, पुरुषत्व के गुण है। आवश्यकता क्या है भाई, आखिर ये सब जो गुण डेवलप हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, इसकी जरूरत ही क्या है? तो देखिए इसकी जरूरत केवल इसलिए है ताकि सृष्टि में प्रक्रिया जो है, सृष्टि की प्रक्रिया चलती रहे, समाज जो है सुचारू रूप से चलती रहे। स्त्री यदि कोमल है तो पुरुष को कठोर होना पड़ता है कभी कभी, ताकि स्त्री होता है, देखिए मैं किसी स्त्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, उनके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। वो भावुक होकर के क्या करती है कि कभी कभी कुछ गलत फैसले ले लेती है, तो उस स्थिति में पुरुष को कठोर होना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है भैया देखो तुम गलत रास्ते जा रहे हो। तो पुरुषत्व का होना कभी कभी आवश्यक भी होता है, ठीक है। हालांकि दोनों ही समाज में बराबर होने चाहिए, पुरुष और स्त्री को, यही सृष्टि की एक अच्छी भूमिका को निभा सकते हैं, यही पुरुष और स्त्री मिलके। तो दोनों का समाज में बराबर अधिकार होना चाहिए, समाज में दोनों के लिए बराबर नियम तय होने चाहिए, लेकिन ऐसा अभी है नहीं हमारे समाज में। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारा डिस्कशन कुछ और ही था, हम लोग कहीं और ही चले गए। देखिए पुरुषत्व के द्वारा ही पुरुषों में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति पनपती है। जैसे मैंने कहा ना कि स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल होता है, लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुष इतने जोखिम उठाने वाले हो जाते हैं कि वो, उनको पता है कि भैया हम 50 से स्पीड अगर गाड़ी चलाएंगे तो 50 से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन नहीं भैया, लहरिया कट मारने के लिए वो 100 के स्पीड से भी गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो स्टंट सीख लेते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उनके जीविका का भी सोर्स बन जाता है, कभी कभी वो स्टंट दिखा के पैसे कमा लेते हैं। तो क्या होता है कि पुरुषों के अंदर जोखिम उठाने की प्रवृत्ति होती है, फिर उससे क्या होता है कि नए नए क्षेत्र में विकास होते हैं, आर्थिक विकास को गति प्राप्त होती है, या फिर इसको ऐसे समझते हैं भैया आजकल स्टार्टअप का दौर चला है। स्टार्टअप मतलब कि क्या होता है कि छोटे मोटे पैसे लगाकर कंपनी क्या करते हैं, कोई लड़का कोई भी पुरुष कंपनी खड़ा करते हैं, उनको पता है भैया कंपनी अगर चल गया तो हम करोड़ों कमाएंगे, डूब गया तो हम फकीर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जोखिम लेते हैं वो, भैया जोखिम नहीं लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे। देखिए इसका एक बहुत अच्छा खासा उदाहरण है MBA चाय वाला। देखिए मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो मतलब एक तरह से उन्होंने भी स्टार्टअप खोला था और स्टार्टअप खोल के आज वो इतने बड़े हो गए, ठीक है। तो जोखिम लिया उन्होंने, जोखिम लिया और आज यहाँ तक पहुँच गए, आज उनकी कंपनी 100 करोड़ के आसपास हो गई। तो ऐसे कई सारी कंपनियां हैं, अच्छी बात है, अगर जोखिम नहीं लेंगे तो भाई आगे बढ़ेंगे कैसे, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैंने MBA चाय वाले का नाम लिया है, यहाँ से मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या फिर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इंफॉर्मेशन पर्पज से आप लोगों से ये बातें शेयर कर रहा हूँ, मेरा इरादा किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल था MBA चाय वाला, इसी तरह फिजिक्स वाला है, इसी तरह स्टडी IQ IAS है, ये सब एडटेक स्टार्टअप है, बहुत सारे हैं जिन्होंने कि छोटा छोटा पैसा लगाया और बहुत बड़े हो गए, आज नाम है उनके, सस्ते और अफोर्डेबल एजुकेशन की वजह से वो काफ़ी लाइमलाइट में आए। तो ये क्या है, उनके पास खोने को कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था।
खोया उन्होंने कुछ नहीं, पाया उन्होंने क्या, तो इतने सारे छात्र पाए, इतने सारे छात्रों के इमोशंस पाए। तो बस यही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। पुरुषत्व की भावना से उत्तरदायित्व का बोध होता है, उत्तरदायित्व के बोध का विकास होता है। मेरे ख्याल से आप लोग इतना भी समझ गए होंगे। खैर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है भाई। अब इतना तो समझ गए, अब छोटे मोटे पॉइंट्स है, ये खुद ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। नारीत्व के गुण की बात करते हैं कि आखिर नारीत्व का गुण क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, नारी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। नारी सुलभ लज्जा, नारी को क्या है भैया, देखिए हमारे समाज में एक कहावत है, कहावत ये है कि नारी का, स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है उसकी, उनका लोक लज्जा। अगर कोई महिला अगर लोक लज्जा को एकदम समाप्त कर देती है तो उनको उस महिला को समाज में अच्छा नहीं माना जाता। तो नारी का सबसे सुलभ जो गहना माना जाता है हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में, तो वो है लोक लज्जा। तो क्लियर है। बनावटी बुगार के प्रति आकर्षण, देखिए नारित्व का गुण है कि आप उसके बनावट पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसके फिगर पे, उसके चेहरे पे, उसके आंखों पे, उसके जुल्फों पे, ठीक है, तो आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। फिर नारीत्व का ये गुण है कि वो तो माँ होती है, और माँ तो आप समझ सकते हैं माँ की क्या वैल्यू है, माँ के बराबर तो कोई ना हुआ है ना कोई शायद होगा। तो मातृत्व का विकास नारी के अंदर हो जाता है। मातृत्व के विकास से दया का भाव आ जाता है। माता, वो कहते हैं ना, एक संस्कृत में कहावत है, पुत्रो कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उनके अंदर दया इतना होता है, दया से भरी हुई होती है वो। तो मातृत्व तथा दया का भाव जो है नारीत्व के अंदर या नारी के अंदर देखने को मिलता है, वही नारीत्व का गुण है। संकोच करना, लजाना, ठीक है। कभी अपने वास्तविक, अगर किसी को वास्तविक प्रेम हो तो आप देखिएगा कि अगर किसी स्त्री को किसी पुरुष से वास्तविक प्रेम हो जाता है ना, तो वो प्रेम उसकी आंखों में झलकता है। जैसे ही वो पुरुष से मिलती है ना, अपने प्रेमी से मिलती है ना, तो वो ऐसे अपनी आंखों को, पलकों को झुकाती है जैसे कि वो अपनी आंखों से ही बहुत सारी बातों को कहना चाह रही हो, ठीक है। अब इसमें मुझे कोई शायरी तो याद आ नहीं रही है, या फिर समझ लीजिए याद तो आ रही है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए वाणी में मिठास होती है महिलाओं की, आप उनकी बातों में अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप उनके बातों में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये गलत बात है, ठीक है, महिलाएं बहुत अच्छी चीज होती है, उनका मान सम्मान करना चाहिए। अच्छी चीज नहीं होती है, मतलब सृष्टि की या प्रकृति की अनमोल देन है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर मैं, आप कोई लड़के जो है ना वो मेरी बुराई मत करने लग जाइएगा, ये तो बस इंफॉर्मेशन पर्पस से है, तो मैं बता रहा हूँ। गंभीर होना, बोलने में चलने में भी परिवर्तन हो जाता है महिलाओं के, ये सब नारीत्व का गुण है, ठीक है। खैर और छोटे मोटे पॉइंट्स है वो सब आप लोग खुद देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूँ, अगले स्लाइड की ओर चलता हूं। अब आवश्यकता क्या है नारीत्व की, देखिए सृष्टि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ये तो सभी जानते हैं, मानवता तथा प्रेम हेतु, ठीक है, मानवता तथा प्रेम को बढ़ाए रखने के लिए क्या है, नारीत्व की आवश्यकता है। मेरी बातों को समझे या नहीं समझे आप लोग? मुझे एक शायरी याद आ रही है, मैं शायरी के माध्यम से कुछ कह देता हूं आप लोगों को, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए श्रेष्ठ संततियों को तैयार करने हेतु, अच्छे बाल बच्चों को तैयार करने हेतु क्या होता है, तो महिलाओं की आवश्यकता होती है या फिर नारीत्व की आवश्यकता होती है। पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु नारीत्व की आवश्यकता होती है। समझ गए ना आप लोग? पारिवारिक दायित्व का मतलब कि परिवार कैसे चले, उसके परिवार में माँ बाप कैसे खुश रहे, तो इन सभी चीजों की जिम्मेदारी नारी के ऊपर होती है, नारीत्व के ऊपर होती है, ठीक है। मेरी बात समझे या नहीं? देखिए वो मैंने आपको ऊपर में एक बताया था ना पिछली स्लाइड में कि प्रेम करने हेतु महिलाएं जो है प्रेम करने हेतु पैदा हुई है, यहाँ पे भी लिखा हुआ मानवता तथा प्रेम हेतु। या फिर मैंने बताया ना कि संकोच आ जाता है उसके अंदर, तो संकोच आ जाता है तो फिर वो संकुच आने लगती है। तो वो क्या कहते हैं ना, कभी कभी प्रेमी कहते हैं ना कि भाई चाहे तुम कुछ ना कहो मैं सुन लूंगा, मैं समझ लूंगा, तुम बस कुछ नहीं कहना, तुम बस आंखें झुका देना, तुम बस आंखें झुका देना। तो आंखें झुका देने से क्या हुआ भाई, आंखें झुका देने से मतलब संकुचित हो गई प्रेमी के सामने प्रेमिका। तो बस यही सारी बातें हैं। खैर
और भी बहुत सारी बातें हैं, वो बताना क्या है भाई, वो तो आप लोग समझते ही होंगे, ये तो बस मेरे दिल में आया मैंने बता दिया। खैर ये सब मुद्दा नहीं हम लोगों के डिस्कशन का। अब आगे बढ़ते हैं, सीधे इसको क्लियर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोगों के सामने है कि भाई पितृसत्ता क्या है, स्पष्ट कीजिए। पितृसत्ता का अर्थ बताइए। पितृसत्ता और पुरुषत्व के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अभी हम लोग अभी ऊपर डिस्कस क्या कर रहे थे, पुरुषत्व, इसी का एक अगला स्टेज है पितृसत्ता। समझे भाई, यही है हमारे समाज में अभी सबसे ज्यादा रूढ़ पितृसत्ता। हम जिस समाज में जीते हैं वो पितृसत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, जिसमें पिता को सर्वोच्च पद प्राप्त है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड, अगले स्लाइड में लिखा क्या है फिर वो आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मैंने लगा रखा, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया ना कि हमारा भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है। मतलब देखिए पितृसत्ता, पितृसत्ता की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए पितृसत्ता ये जो है ना पेट्रियार्की शब्द का हिंदी अनुवाद है, पेट्रियार्की शायद ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, यह एक यूनानी शब्द है। ये पेटर प्लस आरके से मिलकर बना है। ठीक है, पेटर का मतलब होता है फादर, पिता। ठीक है, अगर हम आरके की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है शासन। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में जो आप कह ले इसको, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन या रूल कह ले। ठीक है, तो देखिए जहां पर पिता का शासन होता है ना तो वो पितृसत्ता होती है। अब हमारा समाज ही ऐसा है, हमारे हर घर में ये देखते हैं कि हर जगह पिता का शासन है, तो हम ऐसे समाज को पितृसत्तात्मक समाज कह देते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, यहीं से वर्चस्व मूलक पुरुषत्व का जन्म होता है। पुरुषत्व, अभी हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे कि बालक जब पुरुष बनते हैं, बड़े होते हैं, अपने सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो वो क्या होता है, पुरुषत्व होता है। ऊपर वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था ना भैया, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। श्रेष्ठ भैया मैं ही हूँ जो हूँ, तो यही इसी को हम कहेंगे वर्चस्व मूलक पुरुषत्व, जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, अपने जूनियर के ऊपर शासन करने की कोशिश करते हैं। स्त्री पर शासन करते हैं, स्त्री पर अपना वर्चस्व रखते हैं, अपने बच्चों पर अपना वर्चस्व रखते हैं, फिर यहाँ तक कि अपने माता पिता पर भी थोड़ा बहुत वर्चस्व रखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये समाज में जो नियम है मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर देखिए जब ये वर्चस्व मूलक पुरुषत्व होता है ना, तो इसी का एक अगला स्टेप क्रिएट हो जाता है, जेंडरीकृत समाजीकरण। यहीं से समाजीकरण की एक नई जो भूमिका है वो चालू हो जाती है। वर्चस्व मूलक समाज में पुरुष अपने को सबसे ऊपर मानते हैं। फिर क्या होता है, समाज में एक नया नियम बन जाता है कि भैया पुरुष क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, पुरुष जो बोलेगा वही होगा। तो ये जेंडरीकृत समाज का निर्माण यहाँ से हो जाता है। अब जेंडरीकृत समाज का निर्माण होने से क्या होता है कि यहाँ से फिर तैयार होता है एक शक्ति असमानता, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं इनफेरियर हो जाती हैं, अपने आप को पुरुष के सामने छोटा समझती हैं, तो यहाँ से एक शक्ति असमानता नजर आती है, या फिर वर्चस्व मूलक पुरुषत्व से भी एक शक्ति असमानता क्रिएट हो जाती है। अब पुरुष और स्त्री में, स्त्री इन्फेरियर है, स्त्री छोटी है, पुरुष बड़ा है, तो एक तो ये असमानता क्रिएट हो गई। जब ये असमानता क्रिएट होती है तो यहाँ से सामाजिक असमानता क्रिएट होती है, या फिर वर्चस्व मूलक पुरुषत्व से भी सामाजिक असमानता क्रिएट होती है। अब देखिए एक घर में तो ऐसा नहीं है कि भैया स्त्री नीचे तबके में है, ये तो घर घर की कहानी हो गई। अब ये घर घर की कहानी हो गई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर शक्ति असमानता हमें देखने को, शक्ति असमानता से फिर हमें समाज में असमानता देखने को मिलेगी। फिर समाज में जब असमानता क्रिएट हुई तो यहाँ पे पितृसत्ता का सामाजिक उत्पादन, फिर इस तरह से हर घर की कहानी तो यही हो गई। तो पूरे का पूरा समाज क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तित हो जाएगा। यही पितृसत्ता का सामाजिक उत्पादन हुआ और यहीं से पितृसत्तात्मक समाज का निर्माण हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग पितृसत्ता को समझ गए होंगे। पिता की सत्ता पितृसत्ता, अभी पुरुषत्व से ही पितृसत्ता का विकास होता है, या फिर पितृसत्तात्मक समाज या पितृसत्ता से ही पुरुषत्व का विकास होता है। दोनों आपस में एक दूसरे को भाईस वर्षा किए हुए हैं भैया। क्लियर है, मेरे ख्याल से सारी बातों को समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं पितृसत्ता का भौतिक आधार। तो देखिए पितृसत्ता एक व्यवस्था के रूप में काम करती है।
इसको समझने के लिए हमको इसकी विचारधारा को समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि पितृसत्ता विचारधारा के अंतर्गत ये माना जाता है कि महिलाएं जो हैं वो खुद कहती हैं कि भैया आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। पितृसत्ता की विचारधारा ये कहती है। इसको समझने के लिए, मतलब पितृसत्ता का भौतिक आधार क्या है, इसको समझने के लिए हमको पितृसत्ता की विचारधारा को समझना होगा। और पितृसत्ता की विचारधारा ये कहती है कि भैया महिलाएं खुद कहती हैं कि भैया आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि समाजीकरण के जरिए पुरुष ने अपने आप को हमेशा ही क्या दिखाया है, ऊपर दिखाया है महिलाओं से। तो महिलाएं खुद एक सहमति दे देती हैं कि भैया आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और आपकी ही सत्ता होनी चाहिए। आई बात समझ में क्या नहीं आई? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, पितृसत्ता के काम करने के जो तरीके होते हैं ना, उसमें महिलाओं को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला भाग होता है अच्छा वाला, जिसमें कि महिलाएं क्या करती है, पुरुष को मदद करती हैं पितृसत्ता स्थापित करने में, तो वो अच्छी वाली महिला हुई। जबकि अगर कोई महिला पितृसत्ता के काम करने के तरीके में खलल डालती हैं तो वो बुरी महिला हुई। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई बेटी हुई, किसी पिता की पुत्री हुई, पुत्री बच्चे से लेकर के 14-15 वर्षों तक पिता के हर पितृसत्तात्मक कार्य में उनका सहयोग देती रही। पिता ने कहा भैया उठो, उठ गई। पिता ने कहा भैया सो जाओ, सो गई। पिता ने कहा कि तुम ये खिलौने से खेल लो, खेलने लगी। लेकिन क्या होता है कि 18-20 वर्ष के बाद मान लेते उसे किसी अच्छे लड़के से प्रेम हो गया। अब पिता को ये मंजूर नहीं है भैया कि इसकी शादी इससे हो जाए। तो उस समय ये जो बच्ची थी, ये जो लड़की थी, जो स्टार्टिंग पीरियड से पितृसत्ता को निभाने में एक अच्छी भूमिका निभा रही थी, अब वो बुरी हो जाएगी क्योंकि उसने अपने पिता की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो अब मेरे ख्याल से अब आप लोग पितृसत्ता समझ गए होंगे। ठीक है, और पुरुषत्व को भी समझ गए होंगे। क्लियर? मामला क्लियर है? चलिए इसको इरेज कर देता हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट करवा देता हूं। ये जो स्लाइड आप लोगों के सामने चल रहा है, ये जो स्लाइड आप लोगों के सामने ओपन है, इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी स्लाइड एज इट इज जो यहाँ पर दिख रहा है या जो दिख रही है, ये मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। अगर किन्हीं को भी चाहिए 9523779253 पर व्हाट्सएप करके, या फिर ansupublishers.com वेबसाइट है, वहां पर जाकर के इस स्लाइड को परचेज कर सकते हैं। अगर स्लाइड को परचेज करने के लिए एकदम छोटा सा चार्ज देना होगा, नॉमिनल चार्ज देना होगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है और वेबसाइट पर डलती है तो वेबसाइट के होस्टिंग चार्ज देने पड़ते हैं। ठीक है, और टाइपिस्ट को देना पड़ता है, तो थोड़े बहुत खर्चे जो है लग जाते हैं। और इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी ये चाहिए वो कृपया यहाँ पर व्हाट्सएप कर ले, या फिर यहाँ पर 97-988 97988 08991 97-988 08991 97-988 यहाँ पर व्हाट्सएप करके भी ये स्लाइड आप ले सकते हैं। ठीक है, खैर इसको इरेज करते हैं। अब सीधे चलते हैं हम लोग अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न जो कि 5 लाख का है, हमारे स्क्रीन पर अब आ चुका है। प्रश्न है कि नारीवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए, नारीवाद का अर्थ बताइए। भैया देखिए, मुद्दा कुछ ऐसा है ना कि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। अब कैसे पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना पुरुषत्व, उसके बाद हम लोगों ने उसी के साथ मातृत्व की चर्चा की थी ना, तो यही इसी मातृत्व का अगला स्टेज है क्या, नारीवाद। या कह लें, यूं कह लें कि इस पुरुषत्व के अगेंस्ट में, इस पुरुषत्व के अगेंस्ट में, इस पुरुषत्व विचारधारा के अगेंस्ट में तैयार हुई एक विचारधारा है नारीवाद। क्लियर? चलिए इसको समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नारीवाद जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, नारी प्लस वाद। नारी का अर्थ है स्त्री या महिला, वाद का अर्थ है परंपरा। क्लियर? इस प्रकार नारीवाद से तात्पर्य हुआ नारी के गुणों से संपन्न होना। नारी हर गुण से संपन्न है भाई, नारी क्या है, सर्वगुण संपन्न है। नारीवाद उसी परंपरा, पथ और मार्ग को द्योतित करने में सहायक है। नारीवाद बालिकाओं में प्रारंभ से ही नारीत्व के गुणों का विकास किया जाता है। नारीवादी बालिकाओं में प्रारंभ से ही नारीत्व के गुणों का विकास किया जाता है। देखिए
नारीवाद एक विचारधारा है। इसी विचारधारा के माध्यम से लड़की या महिलाओं के अंदर नारीत्व का विकास होता है। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया? अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, नारीवाद एक क्या है ना, एक वकालत है, और इस वकालत के माध्यम से हर नारी ये चाहती है कि उसको समाज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर समानता प्राप्त हो। मेरे ख्याल से अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। इस नारीवादी विचारधारा का मूल रूप से ये कहना है कि भैया देखिए, सारे संसार में जो स्त्रियां हैं ना, उसकी सामाजिक स्थिति एकदम बराबर होनी चाहिए, पुरुषों के बराबर। पुरुष और स्त्री समान है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो नारीवाद की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि नारी कोई वस्तु नहीं है जिसको उठा के फेंक दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखिए, ओ सॉरी, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, एक सेकंड में इसको चार्ज में लगा दूं। लग गया भाई चार्ज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो नारीवादी है ना, ये जो नारीवाद की अवधारणा है, ये मूल रूप से दो अवधारणाओं पर आधारित है। पहला, स्त्री जो है अपने लिंग के कारण ही आज अपनी बुरी परिस्थिति में है। स्त्री का स्त्री होना ही उसकी सबसे बड़ी समस्या है। स्त्री अगर स्त्री है तो वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है। उसका लिंग जो है उसको समाज में नीचा दिखाता है। यही एक अवधारणा है जिसके वजह से नारीवाद पनपा। और दूसरी मुख्य जो मुख्य बात है इस अवधारणा की, वो ये है कि यह जो स्थिति है महिलाओं की, यह जो बुरी स्थिति है, इसको दूर किया जाना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये जो नारीत्व की अवधारणा है जिसके माध्यम से महिलाओं को समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। इसको अगर खत्म नहीं करेंगे तो महिलाएं, एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेंगी। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे भैया नारीत्व क्या है, नारीत्व और मातृत्व के बीच अंतर क्या है। कुछ भी अंतर नहीं है भाई। मातृत्व का ही अगला स्टेप है नारीवाद, या फिर नारीवाद के माध्यम से ही मातृत्व का विकास होता है। मातृत्व की चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं पुरुषत्व और मातृत्व में, जिसमें हमने ये जाना था कि भाई माता या लड़की के अंदर कैसे समाज के गुणों का जो है संयोजन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे बताया जाता है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देने के लिए पैदा हुई है, कैसे बताया जाता है कि महिलाओं का संकुचित होना, महिलाओं का लजाना ही उसके लिए उसका सबसे बड़ा गहना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग इन सारी बातों को समझ गए होंगे। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे है लिंग आधारित हिंसा। देखिए, लिंग आधारित हिंसा का मतलब हो गया पुरुष हिंसा, महिला हिंसा। या तो कहीं कहीं क्या होता है कि पुरुषों के साथ हिंसा होती है, ठीक है, या फिर कभी कभी महिलाओं के साथ हिंसा होती है। उनके लिंग के आधार पर उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पुरुष या महिला को उनके लिंग के आधार पर जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, वही क्या है, लिंग आधारित हिंसा है। देखिए, ये जो हिंसा है ना, ये दोनों ही अनुभव करते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही अनुभव करते हैं। लेकिन अधिकांश स्थिति में ये जो हिंसा है ना, इस हिंसा का शिकार या तो महिलाएं होती हैं या तो लड़कियां होती हैं। ठीक है, और ये जो हिंसा है ना, लिंग आधारित हिंसा, यह एक ऐसी घटना है जो कि लैंगिक असमानता से जुड़ी हुई है। जैसे हमारे समाज में महिलाओं को इनफेरियर दिखाया गया, महिलाओं को बुरी स्थिति में दिखाया गया। अब देखिए भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को हमेशा नीचे तबके की में नहीं रखना चाहिए, उनको हमेशा गलत नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो असमानता है ना, कभी कभी इसी असमानता को खत्म करने के लिए महिलाएं क्या करती हैं, रेबेलियन करती हैं। रेबेलियन मतलब विद्रोह करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, समस्या क्रिएट होती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सभी को बराबर होना चाहिए। या फिर कभी ऐसा मान लीजिए, आप ऐसा देख लीजिए, एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस के अंदर 4 लड़के काम कर रहे हैं, 2 लड़कियां काम कर रही हैं। तो आप ये नोटिस किए होंगे कि 4 लड़कों को अगर 20,000 की सैलरी मिलती है तो 2 लड़कियों को 12-13 हज़ार की सैलरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद 4 लड़के आपस में प्रेम से बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड़की को वो लोग क्या करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं। ठीक है, कभी कभी जबरदस्ती भी करते हैं। तो ये क्या है, लिंग आधारित हिंसा है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे।
देखिए लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न कारण हो सकते हैं। देखिए भेदभावपूर्ण समाज जो है वह भी एक कारण हो सकता है। सांस्कृतिक और धार्मिक कानून हमारे समाज में, हमारा जो धार्मिक कानून है वो भी कहता है कि स्त्री क्या है, केवल पुरुषों के सामने एक मूर्ति है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, महिलाएं और लड़कियां अपने आप को हाशिए पर अनुभव करती है, उनके अधिकारों को मान्यता नहीं मिलती है, तो फिर वो अपने आप को हिंसा के क्षेत्र में, हिंसा के तौर पर ही महसूस करेंगी ना। उनको लगेगा ना भैया हमारे साथ हिंसा हो रही है, ठीक है। फिर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है ना, उनको सही ठहराने के लिए कई सारे आडंबरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक मानदंड ऐसे तय किए गए हैं कि पुरुष हमेशा आक्रामक होगा, ठीक है, और वो महिलाओं को मारेगा, चलेगा, समाज में है, क्योंकि पुरुष सुपेरियर है, ठीक है। तो हमारा सामाजिक समाज जो है वह भी जिम्मेदार है, कुछ राजनीतिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है। मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा कारण है न्यायिक बाधा। देखिए क्या होता है ना कि हिंसा होती है ना, तो न्याय भी कभी कभी बहुत लंबे टाइम तक चलता है। जैसे कि वो रेप कांड था, दिल्ली का निर्भया रेप कांड था, पता नहीं कितने लंबे समय तक चला था। लड़की के साथ बदसलूकी हुई थी, बहुत ही खतरनाक बदसलूकी हुई थी, ठीक है। कितना लंबा चला था, तो न्यायिक बाधा हुई ना ये। इसमें क्या होता है कि न्याय नहीं मिल पाता है तुरंत। अब न्याय नहीं मिलेगा तो भैया क्या होगा, समाज में एक लिंग आधारित हिंसा का भाव बढ़ेगा। अगर उस निर्भया वाली घटना को हम लोग याद करते हैं, अगर वो और ज्यादा तो और थोड़ा जल्दी हो जाता, तो फिर वो मतलब क्या होता ना कि समाज में एक नया संदेश जाता। लोग गलत काम करने से डरते, लिंग आधारित हिंसा करने से डरते। फिर उसके बाद दिल्ली का इधर मैटर है, कुछ समय पहले की बात है कि लड़की को घसीटा गया था 11 किलोमीटर तक, रोड में मौत हो गई थी बेचारी की। बहुत बहुत दर्दनाक घटना थी। उसके बाद यूपी में भी शायद एक घटना हुई थी, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जिसमें कि न्यायिक बाधाओं की वजह से लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा मिला है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं व्यक्तिगत बाधाओं की बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर धमकी या कलंक का भय क्या होता है ना कि लड़का कभी कभी लड़की को धमकी दे देते हैं, भैया तुम ऐसा करोगे तो तुमको तो गोली से उड़ा देंगे, तुमको बेइज्जत कर देंगे, तुम्हारा इज्जत उछाल देंगे सारे बाजार, ठीक है। तो ये सब क्या है, व्यक्तिगत बाधा है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है, घरेलू हिंसा की जाती है महिलाओं के साथ, ठीक है। समझ गए ना आप लोग। लिंग आधारित हिंसा को पहचानने और सहायता के लिए ऐसा कुछ है नहीं जिसके माध्यम से कि इन चीजों को ठीक किया जा सके। आई बात समझ में ना, क्लियर है। लिंग आधारित हिंसा, देखिए यहाँ पर मैंने अधिकतर हिंसाओं के बारे में बात की, तो यहाँ पर मैंने लड़कियों को एक वाहक के रूप में चुना। लड़कों के साथ भी हिंसा होती है कभी कभी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़के हमेशा ही सुरक्षित होते हैं, कभी कदाल किसी किसी सिचुएशन में लड़कों के साथ हिंसा होती है। जैसे कुछ समय की पहले की घटना है, शायद एक डिलीवरी बॉय था, शायद, हाँ शायद डिलीवरी बॉय ही था, किस कंपनी का था मेरे को याद नहीं है। उसने क्या किया था कि प्रेम से उसने क्या बात है कि कुछ फूड प्रोडक्ट था, शायद डिलीवरी करने को गया था। लड़की का प्रोडक्ट था वो लड़की को डिलीवरी दी जानी थी। लड़की को उस डिलीवरी बॉय ने प्रोडक्ट दे दिया। प्रोडक्ट देने के बाद उस लड़की से डिलीवरी बॉय ने पैसे मांगे थे। लड़की ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उठाकर एक थप्पड़ जड़ दिया लड़के के मुंह पर। तो ये क्या हुआ, लिंग आधारित हिंसा। अब लड़की उन्मादित थी, लड़की गुस्से में थी, उसने एक थप्पड़ जड़ दिया, इसका कोई मतलब बनता नहीं था, लेकिन ऐसा किया उसने, ठीक है। तो लिंग आधारित हिंसा केवल लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर ये खत्म करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के स्क्रीन पर अब दिख रहा है, और ये 25 लाख का प्रश्न है भैया। इसका उत्तर जो दे देंगे वो तो 25 लाख उधार इनाम प्राप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन है कि जेंडर और समाजीकरण को स्पष्ट कीजिए। हालांकि इसको चर्चा में हम लोग ले चुके हैं, जब मैं पहले अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया था ना, तभी हमने बात की थी कि जेंडर क्या है, समाज क्या है, समाजीकरण क्या है, ये सब हम लोगों ने बात कर ली थी। छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूँ। जेंडर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया को बताइए, या फिर जेंडर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। देखिए समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि समाज क्या है, तो जिसके इर्द गिर्द हम रहते हैं, हमारा परिवार रहता है, कुछ अन्य लोग रहते हैं, वो समाज है। समाज कुछ नियम बनाता है, उस नियम को हर कोई सीखता है, और वही सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण है। बात खत्म। जेंडर का ताल्लुक समाज में स्त्री पुरुष के बीच गैर बराबरी के आने से है, ठीक है। जेंडर क्या है, समाज में एक तरह से
डिफ्रेंसिएशन ये तो क्रिएट कर रहा है, असमानता है तो क्रिएट कर रहा है कि पुरुष को यही काम करना है, महिला को यही काम करना है। अंग्रेजी के सेक्स या हिंदी के लिंग से अलग है जेंडर, ठीक है। सेक्स का संबंध महिला पुरुष के बीच शारीरिक बनावट के फर्क से है, वही जेंडर का संबंध महिला पुरुष के सामाजिक तौर पर होने वाले फर्क से है। समझ में आ रही है ना मेरी बात भाई? सरल शब्दों में कहा जाए तो यह एक सूचना है जो ज्ञान के रास्ते से होकर गुजरता और हमें समाज में सोचने समझने का नजरिया देता है। समाजीकरण क्या है? एक सूचना है भाई, जो क्या करता है, हमें ज्ञान के रास्ते से गुजारता है और फिर हमें सोचने समझने का एक नजरिया देता है। देखिए कमला भूषण के अनुसार जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक रूप में स्त्री पुरुष की दी गई परिभाषा है, जिसके माध्यम से समाज उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की सामाजिक भूमिका में विभाजित करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे जेंडर क्या है और जेंडर के माध्यम से कैसे हम पुरुष और महिलाओं के कार्य को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जेंडर के माध्यम से कैसे समाजीकरण होता है, कैसे समाज का निर्माण होता है। समझ में आया या नहीं आया? मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा है ना कि हम लोग इतना तो समझ गए कि जेंडर जो है वो समाज में बनता है। कैसा हो, अगर समाज ही ना रहे तो समाजीकरण नहीं होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए भैया, जेंडर की प्रक्रिया या जेंडर में समाज में समाजीकरण या जेंडर आधारित कार्य की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती है, वो शून्य में नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ समाज है ही नहीं जहाँ पर लोग रहते ही नहीं है, तो वहाँ जेंडर या समाजीकरण होगा नहीं। तो वो एक समाज में होती है और समाज की विभिन्न संरचनाओं में ये संलग्न होती है समाजीकरण की प्रक्रिया, जेंडर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया पहले परिवार से स्टार्ट होती है। माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग जो है ना, शिशु को, लड़के को या फिर लड़की को ये बताते हैं कि कौन सा व्यवहार लड़कियों के लिए ठीक है, कौन सा व्यवहार लड़कों के लिए ठीक है। यही तो है जेंडर आधारित समाजीकरण। तो हम ये कहना चाहते हैं कि परिवार भी किसी शून्य में अथवा समाज से अलग थलग नहीं होता। परिवार जो है, हमारा जो परिवार है, वो क्या समाज से अलग है? नहीं है ना भाई, वो कोई शून्य में नहीं है, वो समाज में है और समाज में ही समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है। हमने ऊपर बात की थी ना, लैंगिकता, सेक्सुअलिटी क्या करता है भाई? सेक्सुअलिटी यही करता है, पुरुष और स्त्री को एक करता है, बच्चों को जन्म देने के लिए और फिर साथ में समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, जेंडर को समझाने के लिए। मेरे ख्याल से अब आप लोग इतना समझ गए होंगे। परिवार की व्यवस्था नातेदारी की व्यवस्था होती है, उनका एक वर्ग होता है, धर्म होता है और उन्हीं धर्म के आधार पर वो क्या करते हैं, बच्चों के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया को विकसित करते हैं, समाज के बारे में समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, पाठ पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स के माध्यम से उनको बताया जाता है कि इस परिवार क्या है, सामाजिक संरचना क्या है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर क्या सीखते हैं? समाजीकरण सीखते हैं। ठीक है, मेरी बातों को समझ गए ना आप लोग? तो जेंडर भूमिकाएं या फिर जेंडर समाजीकरण एक जटिल तंत्र है, बहुत जटिल है। ठीक है, वो तुरंत मतलब इतनी आसानी से समझने वाला नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बच्चे धीरे धीरे इसको समझते हैं और जो ये सीखने की प्रक्रिया होती है ना, यही पुरुषत्व अथवा नारीत्व होती है। समाजीकरण की यही प्रक्रिया अथवा वही प्रक्रिया जिसके माध्यम से पुरुष और स्त्री ये समझते हैं कि कौन सा व्यवहार पुरुष के लिए सही है और कौन सा व्यवहार स्त्री के लिए सही है। यही क्या है? पुरुषत्व और स्त्रीत्व है। मेरी बात समझ गए ना आप लोग? तो यही जेंडर आधारित समाजीकरण की प्रक्रिया है। मेरे ख्याल से आप लोग इन सारी बातों को समझ गए होंगे। जेंडर आधारित समाजीकरण क्या है, जेंडर और समाजीकरण क्या है। इज दैट क्लियर? आई थिंक ऑल द थिंग्स आर नाउ क्लियर, ऑल द पॉइंट्स आर नाउ क्लियर एंड आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर just taken or just accepted by you. Now let's proceed to the next question. इसको जरा इरेज कर दूं, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें और छोटी मोटी बातें लिखी गई हैं कि कैसे बच्चे, लड़के लड़कियां पाठ्य पुस्तक पढ़ के अध्यापकों के व्यवहार से ये समझते हैं कि समाज में कैसे जीना है, समाज में पुरुष का क्या कार्य है, महिलाओं का क्या कार्य है। धर्म के माध्यम से कैसे पुरुष समझते हैं, स्त्री समझते हैं कि महिलाओं का क्या कार्य है, पुरुष का क्या कार्य है। यही सब चीज़ें हैं, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, अब आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा छोटी छोटी बातें। अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आए तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में सारी बातें बता दूंगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप नंबर तो बता दिया मैंने, 9523779253। ठीक है, उससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगा कि आप लोग इधर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा मोहनीश आर्यन या फिर अंशु पब्लिशर्स को, इधर से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि परिवार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता,
महत्व एवं प्रकार की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न 1 करोड़ रुपए का है। अगर इस प्रश्न को जो भी समझ जाते हैं तो उनको मिलेगा 1 करोड़ का उधार इनाम। ठीक है, चलते हैं देखते हैं ये प्रश्न क्या है। परिवार का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व एवं प्रकार की चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पर कई तरह के तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। कोई पूछ देगा कि परिवार की परिभाषा बताइए, परिवार की विशेषता बताइए, परिवार के महत्व को इंगित कीजिए, परिवार के महत्व की चर्चा कीजिए। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है भैया, आसानी से उत्तर दे देना, आसानी से उत्तर देंगे आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, एकदम अच्छे से जवाब देना है। खैर अब सीधे चलते हैं डिस्कशन पे, इसको डिस्कस करते हैं। और इसको मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ और मैं थोड़ी सी अपने आप को एनर्जेटिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा। 1 सेकेंड का वक्त दीजिएगा मेरे को। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ मैं। एक सेकेंड, बस 1 सेकेंड और। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। खांसी आ गई थी मेरे को, दरअसल मैं सरक गया था। सरकने का मतलब पानी जो है ना एक्स्ट्रा चला गया था, बोतल से पी रहा था और बोतल अचानक से मतलब ज़्यादा पानी फुल हो गया। खैर ये लास्ट प्रश्न है जो कि अब मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। देखिए सीधे बात करते हैं, जहाँ पर परिवार की अगर बात आती है ना तो हम इतना डायरेक्ट जान लेते हैं कि जब पति पत्नी विवाह करते हैं, लैंगिकता को बढ़ावा देते हैं, विवाह करने के बाद यौन संबंधों से संतान को उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं ना, वही परिवार कहलाता है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे चिंतक हुए जिनका नाम था ऑगबॉर्न, और एक और हुए, इसका नाम था निम्पकॉफ। ठीक है, शायद निम्कॉफ नाम था, हाँ निम्कॉफ। तो वो कहते हैं कि भैया जब हम परिवार की कल्पना करते हैं तो हम इसमें बच्चों सहित पति पत्नी के अस्थायी संबंध को चित्रित करते हैं, यही परिवार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एक और हुए बर्गेस और लॉक, इन्होंने कहा कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो विवाह या गोद लेने के संबंध से जुड़े होते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, और पति पत्नी, माता पिता, पुत्र और पुत्री, भाई बहन अपने सामाजिक कार्य को करते हैं और एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है कि परिवार जो है ना उन व्यक्तियों का समूह है जिसमें या तो विवाह होता है या फिर बच्चे को गोद लिया जाता है, और इसके माध्यम से पति पत्नी क्या करते हैं, गृहस्थी का निर्माण करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, माता पिता होते हैं, पुत्र पुत्रियां होती है, भाई बहन होते हैं, और ये सब अपने अपने सामाजिक कार्य करते हैं और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, और सभी आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं और अपना संबंध रखते हैं और एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। यही क्या है, परिवार है। परिवार की कुछ विशेषताओं के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली विशेषता है इसकी सार्वभौमिकता। देखिए परिवार जो है ना, ये इस नाम की संस्था सार्वभौमिक है। विश्व के लगभग सभी कोने में परिवार नाम की संस्था जो है वो काम कर रही है। ठीक है, और यह सामाजिक संगठन है, और ऐसी संस्था, ये ऐसी जो संस्था है ना, ये समाज के प्रत्येक कोने में पाई जाती है। ठीक है, हर एक समाज में पाई जाती है। तो सार्वभौमिकता इसकी पहली विशेषता है। भावात्मक आधार, देखिए परिवार जो है ना उसका मूल आधार भावात्मक है। ठीक है, अगर भाव नहीं होगा, भावना नहीं होगी तो कोई भी परिवार चल नहीं सकता। अगर भाई बहन में प्रेम नहीं होगा ना तो भैया भाई बहन का रिश्ता रिश्ता नहीं रहेगा, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा ना तो फिर उन दोनों का रिश्ता रिश्ता ही नहीं रहेगा। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात। अब बात करते हैं सीमित आकार। देखिए परिवार कैसा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पति पत्नी बच्चे, दो पति पत्नी भी एक परिवार बनाते हैं, 2 व्यक्तियों का एक परिवार, बच्चे का परिवार 3 या 4 बच्चे का, सॉरी पति पत्नी बच्चे तो 3 व्यक्ति का परिवार, उससे ज्यादा माता पिता है तो 5 व्यक्ति का परिवार, चाचा चाची है तो 7 व्यक्ति का परिवार, भाई बंधु है तो 9-10 व्यक्ति का परिवार। तो इसे ऐसा तो नहीं है कि भैया एक परिवार में 200 लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो कहीं कोई परिवार नहीं देखा मैंने आज तक। मतलब परिवारों का आकार सीमित होता है। और परिवार क्या है, समाजीकरण की एक संस्था है। समाजीकरण की एक संस्था का मतलब समझा ना, ऊपर मैंने आप लोगों को इतनी सारी बातें बताई। समाजीकरण क्या है, जेंडर आधारित कार्य को डिवीजन, कार्य का डिवीजन करना, कार्यों का निर्माण करना, ये सब क्या है, समाजीकरण है। समाजीकरण की संस्था है परिवार। मैंने आपको बताया था ना भैया, समाजीकरण में सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है, माता पिता से सीखता है। ठीक है, परिवार से सीखता है, दादा दादी से सीखता है, चाचा चाची से सीखता है। समाजीकरण, समाज में पुरुष का व्यवहार क्या है, स्त्री का काम क्या है, ये सब क्या है, वही परिवार की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
परिवार के कार्य की बात करते हैं। सबसे पहला कार्य है प्राणी शास्त्रीय कार्य। ठीक है, इसके अंदर 3 बातें दी गई है। यौन इच्छाओं की पूर्ति, भैया सबको इच्छा होती है यौन इच्छाओं की पूर्ति। अब इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। लैंगिकता को बढ़ावा देना, यौन इच्छाओं की पूर्ति हुई, ठीक है, संभोग करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये क्या है, प्राणी शास्त्रीय कार्य। इसके माध्यम से क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है। आगे एक टर्म मैं आप लोगों को अगले सेशन में पढ़ाऊंगा, विवाह। ठीक है, विवाह क्या है, जब विवाह को समझेंगे तो समझ में आएगा कि प्राणी शास्त्रीय कार्य यौन इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है और यह कैसे वैध होता है। अगर बिना विवाह किए हम कभी क्या करते हैं, अपने यौन इच्छाओं को पूर्ति करने की कोशिश करते हैं तो हमारा समाज उसे गंदा समझता है, भद्दा समझता है। ठीक है, उसे हम दूसरे शब्दों में कहे तो है दृष्टि से देखते हैं, या कह ले कि हम उसे ये कह सकते हैं बलात्कार। ठीक है, तो यौन इच्छाओं की पूर्ति तभी सही है जब वो विवाह के माध्यम से वैध हो। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में विवाह के बारे में। अभी हम लोग सीधा जानते हैं कि परिवार में यौन इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार का निर्माण होता है। अब यौन इच्छाओं की पूर्ति भी तो संतानोत्पत्ति हुई, संतान उत्पन्न हुई तो इससे क्या होगी, प्रजाति की निरंतरता होगी। पति पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चा फिर आगे बड़ा होगा, फिर वो दूसरे से विवाह करेगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, ऐसे चलता रहेगा। शारीरिक कार्य, शारीरिक कार्य का मतलब हो गया परिवार के माध्यम से शारीरिक शिक्षा। जैसे एक माता पिता थे, उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे बड़े हो गए। ठीक है, बच्चे बड़े हुए, बच्चे ने शादी की, फिर अब माता पिता की शक्ति दुर्बल हो गई है, शक्ति उतनी रही नहीं, माता पिता वृद्ध हो गए हैं, तो उनकी बीमारी, उनकी दुर्घटना, उनकी वृद्धावस्था, उन सभी का देखभाल कौन करते हैं, तो परिवार के लोग करते हैं। बच्चों का पालन पोषण, शारीरिक कार्य, बच्चा हो गया भैया, संतानोत्पत्ति कर लिया आपने, ये इस वाले कार्य से, ये वाला जो कार्य आपने किया, आई भाई ब्लैक वाला किधर गया, हाँ ये वाला, ये जो संतानोत्पत्ति का कार्य आपने किया, तो उससे जो बच्चे उत्पन्न हुए उसका पालन पोषण भी तो करना होगा ना, तो ये क्या है, शारीरिक कार्य है। भोजन का प्रबंध भी तो करना होगा। बच्चे को आपने जन्म दे दिया भैया, उसको खाना पीना देंगे कि नहीं देंगे, हवा पिएगा वो, क्या नहीं पिएगा ना, वो क्या करेगा, तो फिर उसके लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। अरे उसका छोड़िए, खुद आपको भी तो भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। आप कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ऑक्सीजन ले लेंगे और आपका काम हो जाएगा, तो भोजन का प्रबंध तो करना पड़ेगा ना। तो परिवार क्या करता है, भोजन का प्रबंध करने का भी काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है, आर्थिक कार्य। देखिए भैया, ऐसा है कि पति हुए, पत्नी हुई, इन लोगों ने मिलकर किसको जन्म दिया, बच्चे को। ठीक है, अब इनका जो घर परिवार है, इनका जो घर है, वो कोई और बच्चा लेके जाएगा क्या, ये जो पति पत्नी कल को मर जाएंगे तो इनका जो घर है जहां पर ये रहते थे, ये कोई किसी और का हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना भाई, इसी के बच्चे का होगा ना। तो ये बच्चा क्या है, उत्तराधिकारी हुआ, तो उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। ठीक है, फिर उत्पादक इकाई होते हैं परिवार उत्पादक इकाई होते हैं। वो क्या करते हैं, तो परिवार के अंदर जो भी समस्याएं होती हैं उसको सुलझाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्लियर करते हैं। फिर श्रम विभाजन का कार्य भी परिवार के माध्यम से ही होता है। जैसे स्त्रियां घर का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मेरी बातों को समझे ना। फिर परिवार का एक काम और होता है धार्मिक कार्य, कि बच्चों को परिवार के माध्यम से कौन सी शिक्षा दी जाती है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है, उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब कैसे होता है, परिवार से होता है। राजनीतिक कार्य भी है परिवार के कुछ भैया। जैसे राजनीतिक कार्य में अगर हम बात कर ले, जैसे पति पत्नी बच्चे हैं, तो हमारा समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है। एक सेकेंड मैं ये चेंज कर लूँ, और भी कोई कलर का ऑप्शन है क्या, चलिए इसको लगाते हैं, ये वाला लेते हैं। तो पति क्या है भैया, हम किस समाज में रहते हैं, पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। यहाँ पर पति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, परिवार का मुखिया होगा। ठीक है, तो मुखिया होना क्या मतलब, ये थोड़ा राजनीतिक काम करेगा ना भाई, ये सबको चलाएगा, पत्नी को चलाएगा, बच्चे को चलाएगा, माँ बाप को चलाएगा, और भी लोगों को चलाएगा। तो ये क्या है, परिवार का राजनीतिक कार्य है। क्लियर, चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। समाजीकरण का कार्य, इसको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, परिवार के माध्यम से ही समाजीकरण होता है। बच्चे सीखते हैं, स्त्रियां, छोटी लड़की लड़के सीखते हैं परिवार से, भैया स्त्री का काम क्या है, पुरुष का काम क्या है। शिक्षात्मक कार्य, परिवार बच्चे का पहला पाठशाला होते हैं। बच्चे को पहले
कहाँ से सीखने को मिलता है? परिवार से सीखने को मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष तो परिवार के बहुत सारे काम है भाई। परिवार महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है, इसके बिना सृष्टि का सही रूप से चल पाना संभव नहीं है। अब बात करते हैं परिवार के प्रकार के बारे में। मैं ब्लैक पेन कर दूं। सत्ता के आधार पर दो तरह के होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार, जिसकी चर्चा मैं तभी से करता हुआ आ रहा हूँ। हमारा भारतीय समाज भी पितृसत्तात्मक है, जहाँ पर पिता की सत्ता है। तो ऐसे परिवार जिसमें पिता के सत्ता की प्रधानता होती है, पिता की सत्ता होती है, वो पितृसत्तात्मक परिवार हो गया। मातृसत्तात्मक परिवार की बात करते हैं, वैसा परिवार जहाँ पर माता के सत्ता की प्रधानता होती है, जहाँ पर माता प्रधान होती है, तो वो मातृसत्तात्मक परिवार हो गया। विवाह के आधार पर भी परिवार बनता है, जैसे एक विवाह परिवार, एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से हो गया, या फिर एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से हो गया, दैट इज नोन एज एक विवाह परिवार। इसको शायद मोनोगेमी कहते हैं, शायद इंग्लिश में शायद मोनोगेमी कहते हैं। एक सेकंड में क्लियर बता ही देता हूँ, जब ये शब्द मेरे मुंह पर आ गया है तो क्लियर बताना ही अच्छा होगा। जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा वक्त दीजिए मेरे को, मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, मोनोगेमी ही कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, एकल विवाह मोनोगेमी के नाम से जाना जाता है इसको। फिर बहुविवाह, एक पति या एक पुरुष कई पत्नियों को रख लेता है, या फिर एक 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 क्या कहते हैं, पत्नी कई पुरुषों को रख लेती है, तो वो बहुविवाह परिवार हो गया। उसे हम लोग पोलीगेमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी बहुविवाह को थोड़ा सा और फर्दर अगर हम लोग डिस्टिंग्विश करें, तो बहुपति विवाह परिवार, जब एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करती है तो बहुविवाह परिवार। बहुपत्नी विवाह, जब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है तो बहुपत्नी विवाह परिवार हो गया। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। सदस्यों के आधार पर भी परिवार को दो भागों में विभाजित किया गया। एकाकी परिवार लघु होता है, जिसमें क्या होता है, सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसे पति प्लस पत्नी प्लस बच्चे। तो ये हो गया क्या, एकाकी परिवार। संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो इसी में हम जोड़ देते हैं माता, इसका माता, इसके माता, इसके पिता। ठीक है, फिर बच्चे के चाचा चाची चचेरा भाई। ठीक है भैया, तो इतने सारे मिलके लोग संयुक्त परिवार निर्माण कर लेते हैं। संख्या ज्यादा होती है, इसमें कई पीढ़ी के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। बात खत्म, सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार को ऐसे बांटा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग सारी बातों को समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? आई होप ऑल थिंग्स आर नाउ क्लियर। माफी चाहता हूं। अगला प्रश्न है भैया, ये 2 करोड़ का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है विवाह क्या है, विवाह का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, फलाना ढिमकाना क्या है। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया, आप लोग बोर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों का 5 मिनट और लेना चाहूंगा। आप लोग 5 मिनट और मेरे को दीजिए। मैं 1 सेकेंड इसको एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, जस्ट वेट अ मिनट। फुल स्क्रीन मोड में इसका हटा देता हूँ। हट गया भाई। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया ना, उसको थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि अब हम लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। माफी चाहता हूँ मैं दोस्तों, पानी मेरे अंदर कुछ गलत तरीके से इधर उधर चला गया लगता है, इसीलिए खांसी हो रही है मेरे को। रेड कर देता हूँ। पुरुष लैंगिकता और एवं हिंसा की अंतः कड़ियों की चर्चा कीजिए। पुरुषत्व बता दिया मैंने, लैंगिकता बता दिया, लिंग आधारित हिंसा बता दी मैंने, सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं बता दिया मैंने आप लोगों को। परिवार के सिद्धांत पर टिकी नारीवादी समीक्षाओं, नारीवाद बता दिया मैंने आप लोगों को। बोलिए हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ भाई, जस्ट ही तो बताया है थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ ये वाला है। इस वाले प्रश्न पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जेंडर के परिप्रेक्ष्य में मातृत्व एवं पितृत्व की धारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, मातृत्व और पितृत्व की बात हम लोगों ने की थी अभी, कैसे मातृत्व के माध्यम से बच्चा सीखता है कि लड़कियों का काम क्या है, फिर पितृत्व के माध्यम से पुरुष सीखता है कि पुरुषों का काम क्या है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि भैया देखिए, मातृत्व और पितृत्व के माध्यम से हमारा समाज हर लड़की एवं लड़का को उसका कार्य तो बता देता है कि भैया आपको ऐसे करना, आपको वैसे करना, लेकिन इसके माध्यम से समाज में एक असमानता पैदा होती है। समाज में एक
लिंग आधारित हिंसा की भावना पैदा होती है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, ठीक है। तो ये आलोचनात्मक मूल्यांकन हो गया, ठीक है। महिलाओं के साथ हिंसा की परिभाषा दीजिए, अभी तुरंत ही तो बता रहे थे लिंग आधारित हिंसा, जिसमें कि अधिकतर बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे की थी। क्लियर है? मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी कोई प्रश्न है? देखिए भैया, नारीवाद हम लोगों ने डिस्कस किया, जेंडर परक भूमिकाएं हम लोगों ने डिस्कस की, नारीत्व हम लोगों ने डिस्कस किया, लिंग और जेंडर हम लोगों ने डिस्कस किया, एक सशक्तिकरण छूट गया। सशक्तिकरण एक बहुत छोटा सा टॉपिक है भैया। देखिए, समाज में अगर किसी की दशा बुरी हो गई है, खराब हो गई है, अच्छी नहीं है सॉरी, क्या हो गया मेरे को, मैं माफी चाहता हूँ, बार बार खांसी कर रहा हूँ, तहे दिल से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। सशक्तिकरण की बात कर ले तो सशक्तिकरण का माध्यम हो गया कि जो नीचे है ना, जिसका तबका नीचे हो गया, उसको ऊपर की ओर ले जाना, ठीक है। तबका नीचे होने का मतलब जिसके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उसके उसके बुरे व्यवहार को खत्म करने की कोशिश करना, वही सशक्तिकरण है। जैसे नारी सशक्तिकरण, नारी की बुरी स्थिति को ठीक करने की कोशिश करना, वही क्या होगा? नारी सशक्तिकरण। इज दैट क्लियर? आई होप ऑल द थिंग्स आर नाउ क्लियर। नाउ we will see the next question, and this is the June 2022 June 2002 June 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या है। इंग्लिश वाला पोर्शन है ये तो आगे डिस्कस करेंगे कभी, अभी हम लोग हिंदी में चर्चा कर रहे थे ना। चलिए देखते हैं, ये वाला प्रश्न तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं है। चलिए भाई, संस्था के रूप में परिवार के प्रति नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। एकदम वही पीछे है ना, पुरुषत्व और स्त्रीत्व दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, वही चीज यहाँ पर है। परिवार कैसे स्त्री के दिमाग में ये भरता है कि हाँ स्त्री का काम ये है, स्त्री को ऐसे जीना है, स्त्री को ऐसे रहना है, ऐसे वैसे रहना है, ये करना वो करना है। तो परिवार एक तरह से समाजीकरण तो कर रहा है, समाज में स्त्रियों के उसके कार्य तो बता रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, समाज में एक असमानता भी पैदा कर रहा है, ठीक है। पुरुषों से नीचे पुरुषों से नीचे महिलाओं को रखने की कोशिश कर रहा है परिवार। तो ये क्या है? परिवार का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन हुआ। परिवार एक तरह से समाजीकरण कर रहा है, लेकिन समाज में एक अभिन्न असमानता को पैदा कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है लैंगिकता क्या है, क्या यह एक सामाजिक संरचना है, वर्णन कीजिए। भैया लैंगिकता की हम लोग बात कर चुके हैं। आई थिंक तीसरा नंबर क्वेश्चन यही था कि लैंगिकता क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, ठीक है। आई होप क्लियर सब कुछ। आगे देखते हैं। जेंडर समाजीकरण की चर्चा, भैया ये तो मैं बता ही चुका हूं, जेंडर और समाजीकरण। ठीक है, पुरुष तत्व के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा बता चुका हूं, पुरुष तत्व के विभिन्न स्वरूप वर्चस्व मूलक पुरुषत्व, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये इसमें छोटी सी बातें हैं, जैसे वर्चस्व मूलक क्या क्या कहते हैं पुरुषत्व है, उदारवादी पुरुषत्व है। इसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, मुझे याद रहेगा, इसको मैं अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। और क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैंने इस सेशन में नहीं बताया, ठीक है, शायद उससे एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। पुरुषत्व के ये वाला क्वेश्चन अंडरलाइन कर देता हूं मैं, इसको आप लोग भी याद रखिएगा, ठीक है, मे भी इससे क्वेश्चन बन जाए। चलिए, पितृतंत्र, पितृतंत्र कुछ नहीं है, तंत्र कुछ नहीं है, पितृसत्ता है, इसी का दूसरा नाम है पितृसत्ता या पितृसत्तात्मक, ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ ऐसे ही लिखते हैं। पूंजीवाद और मातृदेह के बीच क्या संबंध है? पितृतंत्र समझ गए, हमारा समाज पूंजीवाद पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पिता पैसा कमाता है, ठीक है, और फिर परिवार वाले खाते हैं। समझ में आई ना मेरी बात? मातृदेह, महिलाओं का देह, ठीक है। इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो पिता अपनी पत्नी या माँ को अपनी माँ नहीं सॉरी पति जो है पत्नी को अपने से नीचे मानता है, उसके साथ बुरे व्यवहार करता है, तो ये इस तरह से एक संबंध हो गया। फिर माता का एक बच्चे से भी संबंध होता है जो अच्छा संबंध होता है, ठीक है। तो क्लियर है? देखते हैं आगे क्या है, आगे कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? अक्षमता के बारे में ये वाला नहीं है, 10वां नंबर क्वेश्चन, इस पे अभी हम लोगों ने सॉरी ये वाला जेंडर आधारित हिंसा क्या है, वर्णन कीजिए, इस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है।
11 12 नंबर ये सब हम लोगों ने आज डिस्कस किया नहीं है, तो इसको अभी आगे बोल के कोई फायदा मेरे को लगता नहीं है, ठीक है। परिवार के कार्यस्थल पे ये अगले सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग। परिवार के संबंध में प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। परिवार का जो संबंध है ना उस पर डिस्कशन करना है। परिवार का संबंध कैसा होता है समाज से, फिर परिवार कितने तरह के होते हैं, परिवार का कार्य क्या होता है, परिवार की आवश्यकता क्यों है, यही सारी बातें इसमें करनी है। इसमें यही सब डिस्कस करना और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये था आज के हमारे डिस्कशन का मेन एजेंडा। आज हम लोगों ने इतनी सारी बातें डिस्कस की हैं। आई थिंक ये वाला जो वीडियो है 1.5 घंटे से ऊपर का हो गया होगा, आप लोग बोर हो जाएंगे आगे मैं अगर कुछ पढ़ाऊंगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग बोर भी नहीं हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है, कोई त्रुटि इस वीडियो सेशन में नजर आती है तो वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आगे से कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे त्रुटि को सुधारूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और भी बेहतरीन तरीके से, मैं और भी बेहतरीन ढंग से सेशन को लाऊं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे। इतनी बातें समझ गए होंगे। अब आगे एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर किसी को भी इतने सारे डिस्कशन में कोई भी समस्या रह जाती है, कोई भी डिस्कशन, कोई भी किसी भी बात से आपत्ति हो जाती है, तो कृपया करके वो व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लें 9523779253, यहाँ पर व्हाट्सएप कर दें। या फिर वो मोहनी सारियन वाला है ना, मोहनी सारियन, यहाँ पर इस इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लें और अपनी त्रुटि को, अपनी समस्याओं को बता दें। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ उन समस्याओं को मैं सॉर्ट आउट कर दूँ। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अनइवन टाइम पर मुझे कॉल नहीं किया करें, क्योंकि अभी वीडियो सेशन में क्या हुआ था ना कि वीडियो सेशन बनाने के दरमियान, वीडियो रिकॉर्ड करने के दरमियान ही एक कॉल आ गया था मेरे को, और कॉल उठाने के दरमियान क्या हुआ, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था। और आप लोग समझ सकते हैं ना, रात को 11:30 12 बजे कौन कॉल करता है भाई। तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, अगर मैं अलाउ करूँगा तो आप लोग कॉल भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फिलहाल इतनी सारी बातें थी, अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में कुछ नई बातों के साथ। बाय बाय।